जानता हूँ कि ये जो पिछले कुछ दिन बीते हैं, ये बहुत ही टफ डेज़ रहे हैं। इस हैक ने इतने सारे सवाल, इतनी सारी इंक्वायरीज़, इतनी सारी जो क्वेस्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया से और लोगों से बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं। क्या ये इकोसिस्टम सेफ है? क्या कोल्ड वॉलेट सेफ है? हाउ द फ्यूचर विल शेप आफ्टर दिस इंसिडेंट? And it's I think a time where the ecosystem actually needs to come together. People should rethink about कि यार सिक्योरिटी को देखते कैसे हैं। एफटीएक्स वाला हुआ था, उसके अंदर फंड साइफनिंग की थी उनकी इंटरनल टीम ने। वो पर एक्चुअली चोरी हुई थी। वजीरेक्स ने वो चोरी थी, हाँ, वजीरेक्स ने अब चोरी वो तो नहीं चोरी किया। थी, यहाँ तो मतलब टीम ने कुछ नहीं किया यार, मतलब वो तो अपना काम कर रहे थे and मतलब they were actually as I said are a victim। कौन से ऐसे फीचर हैं जो लेजेंडरी एक्सचेंजेस जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, बाइनेंस, कॉइनबेस, क्रैकन, ये सब फॉलो करते हैं। One basic principle that users can use is that they should be diversifying their assets across a bunch। क्या कोई यार्डस्टिक स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है कि ये साइबर सिक्योरिटी मॉडल या ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है? ये जो शेयर मार्केट के लिए इंडिया में सेबी ने किया है, जो कि उसका रेगुलेटर है शेयर मार्केट का, वो सिमिलर क्रिप्टो के लिए क्यों नहीं हो सकता? एक्सचेंजेस को मिलकर एक एसआरओ बनाना चाहिए जो क्लियर सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाए। जो इंश्योरेंस वाला साइड है, इंडिया में एक्सचेंजेस क्यों स्ट्रगल कर रही है? बट अभी मुझे जो ये वजीरेक्स वाले केस के बाद लगा कि यार एड्रेस नहीं होना चाहिए। पब्लिक एड्रेस डोमेन में आई एड्रेस एग्री। मेंशन करने से अच्छा है कि मर्कल ट्री इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये मुद्रिक्स को जानबूझ के करा था, ये प्लान था कि नहीं हम इसको एज ए इन्वेस्टिंग ऐप की तरह पोजीशन करना चाहते हैं? यार अगर एक आम आदमी को चालू करना है ना क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रेडर्स तो दुनिया में सिर्फ 15-20 मिलियन ही है, उतने ही रहेंगे और वो सारे ऑलरेडी ट्रेड करते हैं। बट इन्वेस्टर्स दुनिया में 1-2 बिलियन हो सकते हैं। कि व्हाई इज यूएसडीटी प्राइस हायर? आप आईएनआर के मार्केट्स क्यों नहीं बना रहे हो? व्हाई इज इट ऑलवेज यूएसडीटी या यूएसडीसी? आपके उसमें डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ टोकन अलाउड है। तो ये क्या एफआईयू ने अलग रेगुलेशन बनाया मुद्रेक्स के लिए और कॉइन और दूसरे एक्सचेंजेस के लिए? किसी के पास अगर एक बीटीसी पड़ा है मुद्रेक्स पे, तो पूरा का पूरा एक बीटीसी वीडियो केवाईसी के बाद वो विथड्रॉ कर सकता है। अच्छा, ये अ, विथड्रॉल पे इतनी फीस क्यों है? ये लोगों का कहना है कि 2% तक फीस है विथड्रॉल पे। मुद्रेक्स ने 500 टोकन्स ऑलरेडी अपने कॉइन्स के ऊपर लिस्ट कर दिए। तो आप लोगों का क्या मेथोडोलॉजी है लिस्टिंग करने का? आई थिंक मुझे ये मज़ा आया प्रणव, ये ना जो फास्ट वाला जो राउंड था ना, इसमें जो सारे टफ क्वेश्चन थे और ज़्यादा सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग, और फिर से आपका एक बार वेब3 की दुनिया में स्वागत है। और जानता हूँ कि ये जो पिछले कुछ दिन बीते हैं, ये बहुत ही टफ डेज़ रहे हैं। नॉट जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर एक्सचेंज जिसके साथ इतना बड़ा हैकिंग अटेम्प्ट हुआ, लेकिन ये पूरी इकोसिस्टम के लिए ना एक बहुत ही डैम्पनिंग न्यूज़ है। चाहे इसके अंदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो और अदर एक्सचेंजेस हैं, वो भी उतना ही परेशान और उतने ही डिसबिलीव में हैं जितना वज़ीर एक्स है। क्योंकि देखिए, रीज़न सिंपल है। इतना बड़ा हैक है कि 2000 करोड़ इज़ अ मैसिव अमाउंट। इनफैक्ट कई मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर लोग बिलीव ही नहीं कर रहे कि 2000 करोड़ रुपए का हैक है। और कई लोगों का तो ये भी सवाल था, कई जर्नलिस्ट का मुझे फ़ोन आया कि यार इतने बड़ा इकोसिस्टम हो गया कि आप कह रहे हो कि 50% रिज़र्व चले गए तो 2000 करोड़, तो मतलब उनके पास क्या 4400 करोड़ थे एक एक्सचेंज के पास, बाकी एक्सचेंजेस के पास कितना है? टोटल साइज़ कितना है? क्या टोटल 10,000 12,000 करोड़ रुपए पड़े हैं एक्सचेंजेस के पास? इतना बड़ा इकोसिस्टम है। मतलब इस हैक ने इतने सारे सवाल, इतनी सारी इंक्वायरीज़, इतनी सारी जो क्वेस्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया से और लोगों से बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं। और आज का जो वीडियो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि जो सवाल मेरे घर में पूछा जा रहा है, वो आपके घर में भी पूछा जा रहा है और आपके दिल में भी होगा कि यार क्या ये इकोसिस्टम सेफ है? क्या यहाँ पे मैं वेल्थ रख सकता हूँ सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस में? ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? क्या मुझे सोचना चाहिए इस बारे में कि नहीं, मुझे एक्सचेंजेस पे पैसा रखना ही नहीं है, एक्सचेंजेस बिल्कुल सेफ नहीं है और मुझे कोल्ड वॉलेट्स की तरफ जाना चाहिए? क्या कोल्ड वॉलेट सेफ है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं कि दिस अल्टरनेटिव इज़ नॉट वर्किंग सो ये अल्टरनेटिव बिल्कुल परफेक्ट है। उसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस किसके साथ करेंगे? एडुल पटेल, जो कि को-फाउंडर है मुद्रेक्स के। और इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता इस टाइम, क्योंकि ये एक इस टाइम इतने जो सिनेरियो है उसके बीचों-बीच है। इनको फ़ोन आ रहे होंगे तरह-तरह के लोगों से, जर्नलिस्ट से, इकोसिस्टम से और एक्सचेंजेस से। इनफैक्ट ये जो आपस में एक इकोसिस्टम है, एक एक्सचेंज के फाउंडर है, तो ये सब क्लोज़ होते हैं। ये इंडस्ट्री कोई ऐसी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव, कि एक फाउंडर दूसरे फाउंडर से यहाँ बात नहीं करता, नहीं, ये क्लोज़ है। यहाँ पे
एडुल से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि इस टाइम प्रेशर्स क्या है, इस टाइम थॉट प्रोसेस क्या है और ये कैसे मीट आउट कर रहे हैं, ये कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, उन चीज़ों को कैसे फेस कर रहे हैं। तो वेलकम एडुल। आई एम श्योर ये जो वक़्त है ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है। ये कोई सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है कि हमारे साथ नहीं हुआ, उसके साथ हुआ, राइट? ये वो वक़्त तो है ही नहीं। ये वो वक़्त है कि यार उसके साथ हुआ, ये बुरी खबर है सबके लिए। सो एडुल व्हाट इज़ योर टेक? फर्स्ट रिएक्शन कि यार ये जो हुआ है, ये क्या हुआ है? इसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं? एंड व्हाट डू यू सी हाउ द फ्यूचर विल शेप आफ्टर दिस इंसिडेंस? करेक्ट। तो फर्स्टली थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर काशिफ। एंड इन रियलिटी यार मुझे तो बहुत सिंपैथी है फॉर द वजीर एक्स टीम, क्योंकि हुँ, इट वाज वेरी मतलब इट वाज लिटरली माइंड बॉगलिंग कि ऐसा कुछ हो सकता है फॉर एन एक्सचेंज लाइक वजीर एक्स, व्हिच इज अ वेरी ट्रस्टेड एक्सचेंज एंड मतलब अ नोन प्लेटफॉर्म, इट्स बीन अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एंड दैट जस्ट एंड इट्स नॉट लाइक कि किसी ने इंटरनल चोरी करी या कोई टेक्निकल ग्लिच है या कोई malicious intent है, right? It's like they were हुँ, the victim of an attack that happened on them, and हुँ, a very sophisticated attack by very sophisticated people जिन्होंने मतलब अभी जितनी अभी तक खबरें आई हैं, the attack was done by a group called as the Lazarus Group, जो एक हाँ, नॉर्थ कोरियन हैकर्स का ग्रुप है जिन्होंने डीएमएम बिटकॉइन नाम का एक एक्सचेंज पे हैक किया है अर्लियर दिस ईयर और 300 मिलियन चुराए हैं, जो एक जापानीज एक्सचेंज है। उन्होंने रॉनिन नेटवर्क पे अटैक किया था और 600 मिलियन निकाले थे वहां से। इट्स लाइकली द सेम ग्रुप जिसने बैंक ऑफ बांग्लादेश पे अटैक किया था और वहां से यूएस डॉलर चुराया था वाया द स्विफ्ट नेटवर्क, राइट? तो ओह! इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ग्रुप एंड इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड अटैक। तो इट्स लाइक आई एम रियली सिंपैथेटिक विद द टीम कि ये हो एंड दैट्स द नंबिंग माइंड नंबिंग पार्ट, राइट? लाइक इट्स नॉट टेक्निकल ग्लिच। ऐसा नहीं है कि हुँ, उनका इंटेंट खराब था, अंदर से किसी ने चोरी करी, राइट? क्योंकि ऐसे भी इंसिडेंसेस हुए हैं क्रिप्टो में, जैसे क्वाड्री का एक्सचेंज करके एक्सचेंज था जिसका फाउंडर ही पैसे लेके भाग गया था, राइट? वो भी हुँ, होता है, बट इट्स नॉट दैट। इट्स लाइक इट्स एन अटैक एंड इट्स रियली सैड दैट इट हैपेंड। I can also sympathize with all the users, right? Because now suddenly everything is limbo. हुँ, Not only the 200 million जो गया, बट जो बाकी 250 मिलियन जो है वो भी अब एक्सचेंज में लॉक्ड है। तो हाँ, लाइक जो इतने सारे यूजर्स हैं उनका सारा ही पैसा लॉक्ड है एंड इट्स एन एफटीएक्स इक्विवेलेंट इवेंट फॉर इंडिया। मतलब मैं तो इस तरीके से सोचता हूँ ट्रू, कि जो जो एफटीएक्स के साथ हुआ था हुँ, एंड हाउ दैट हैम्पर्ड यूएस एंड हाउ दैट चेंज्ड हुँ, मेंटालिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक उसके इक्विवेलेंट बराबर का इवेंट है ये इंडिया के लिए। And it's I think a time where the ecosystem actually needs to come together. People should rethink about कि यार सिक्योरिटी को देखते कैसे है, सिक्योर रखना कैसे चाहिए, पैसों को मूव कैसे करना चाहिए। हम इसके बारे में तो काफी चर्चा करेंगे ही in the rest of the podcast. But yeah, first reactions are that it's just really unfortunate, and we stand in solidarity with Wazir X, and हुँ। whatever we can do to help, we will do. राइट। एक एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो एफटीएक्स वाला हुआ था उसके अंदर फंड साइफनिंग की थी उनकी इंटरनल टीम ने। वो पर एक्चुअली चोरी हुई थी। वजीरेक्स ने या, वो चोरी थी, हाँ, वजीरेक्स ने अब वो चोरी तो नहीं की है। चोरी थी, या तो यहाँ तो मतलब टीम ने कुछ नहीं किया यार, मतलब वो तो अपना काम कर रहे थे एंड मतलब they were actually, as I said, are a victim. They are equally a victim over here, like how the other users are as well, right? राइट। पर एक चीज लाइक जो सब लोग समझते हैं और हमको भी समझने की जरूरत है कि अपना काम ढंग से नहीं करना इज नॉट इक्विवेलेंट टू चोरी, पर वो भी गुनाह में ही आता Negligence है, राइट? is तो negligence. नेग्लिजेंस इज रियली बैड। और अगर Right. आप अपनी एक्सचेंज ऑन चेन फंड्स की सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं ले रहे हो, उसको अगर चार आप लाइक प्राइवेट कीज में बना रहे हो और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लाइक कस्टोडियल्स को ब्लेम कर रहे हो, then there is what I'm saying is like there is some glitch in that. तो मैं यही Correct. आपसे समझना चाह रहा हूँ इडुल कि बेसिकली एक्सचेंजेस को अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, ऑन चेन फंड्स मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए कि sophisticated attacks from one of the biggest hackers in the world right now, Lazarus Group जो नॉर्थ कोरिया का है जिसने सबसे बड़े बड़े हैक करे, उससे क्योंकि देखो ऑन चेन फंड्स है, अभी ढंग से क्या बहुत सारी रेगुलेशंस नहीं आई है, तो लाइक सिक्योरिटी नेग्लिजेंस हो सकता है। प्लस सिक्योरिटी नेग्लिजेंस ना भी हो तो भी लाइक लजार्डियस ग्रुप, अगर आप मतलब बेसिकली अगर आप बादशाह फेंकते हो तो इक्का फेंक सकते हैं, राइट? दे कैन हैव बेटर नॉर्म्स देन यू आर। तो क्या कर सकते हैं हम कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में जिसको बोलते हैं कि जो रिस्क टॉलरेंस है उसको क्लोज टू जीरो की तरफ ले जाएं?
क्या कर सकते हैं एक्सचेंजेस कि उनकी जो सिक्योरिटी प्रैक्टिस है वो ऐसी हो कि दे मेक श्योर दैट लाइक ऑन चेन फंड्स आर सिक्योर, क्योंकि अभी जो इंसिडेंस हुआ है उसके बाद लोगों को एक्सचेंजेस पर भरोसा नहीं है अपने फंड्स को रखने के लिए। सो बेसिकली क्योंकि जैसे ही हैक हुआ उसके बाद मैंने देखा एक दो एक्सचेंजेस आए, उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास ISO 27001 का सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है और हमारे पास ये वाला साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया हुआ है और हमारी टीम ने ये किया है वो किया है। तो आई एम जस्ट मतलब जब हैक होता है ना Always तो is not the time. सारे सर्टिफिकेट दूर हो जाते हैं हुँ, और फिर सिर्फ वो हैक दिखता है। तो बेसिकली सिक्योरिटी नेग्लिजेंस को रोकने के लिए ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट हर एक्सचेंज को करना जरूरी है? कौन से ऐसे फीचर हैं जो लेजेंडरी एक्सचेंजेस जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, बाइनेंस, कॉइनबेस, क्रैकन, ये सब फॉलो करते हैं और मुद्रेक्स ने उसमें से कितना इम्प्लीमेंट किया और कितना लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? करेक्ट। तो यार पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार इन इन टुडेज वर्ल्ड आई थिंक साइबर सिक्योरिटी को लेके मेंटालिटी क्या है वो ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू तुम एक्चुअली कर क्या रहे हो। एंड मेंटालिटी मेरे हिसाब से दो तरीके से आती है। वन इज की व्हाट आर यू डूइंग टू प्रिवेंट समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, कि तुम क्या मेजर्स ले रहे हो ताकि सिक्योर रहे। एंड दूसरा कि तुम क्या मेजर्स ले रहे हो कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो लॉस मिनिमाइज हो। आई थिंक दोज बोथ आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार मेरा सोचने का तरीका इस तरीके से यार कि यार वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन विल गेट हैक्ड। मतलब governments have been hacked, Binance has been hacked, मतलब I guess people don't remember it, but last year Binance के ऊपर भी almost $600 million का हैक हुआ था। वो Binance इतना बड़ा है कि Binance के सेल पे $600 million मैटर नहीं करता, right? हुँ, But everyone has been hacked, मतलब from the US government to government of India to the government of Russia to Binance to everyone has been hacked, right? So it's less about a matter of if, more about a matter of when. And as a result, you have to do your best to prevent it, but you also need to have safeguards to protect outrageous amounts of loss in case something like this happened. And I think यहाँ पे दुख भरी बात यह है कि सारा पैसा एक वॉलेट में था और एक वॉलेट से सारा पैसा चले गया, right? Which is I think absurd. That's I think the absurdity of what happened in all of this. And then उसके ऊपर जो blame game चल रहा है उसको हम साइड में रखते हैं। तो हुँ, the step one that I think is most important is, of course, you need to have your basic things done. जैसे use is insured custodians, ऐसे custodians यूज करो जिनके पास इंश्योरेंस है, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो भी तुम्हें इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल सके। दूसरा, एक्सेस कंट्रोल हमेशा होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल टाइप की चीजें तो होती ही है कि कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन ट्रांजैक्शंस इनिशिएट कर सकता है, so on. तीसरा मेरे हिसाब से जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यार जितना डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से इसको रख सको उतना बेटर है, ताकि अगर एक्सेस मिले भी किसी को और एक का एक्सेस मिले तो भी सारे फंड्स ना जाए, व्हिच आई थिंक इज नेसेसरी। चौथा जो आई थिंक मेरे हिसाब से और एक पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार अगर एक्सेस मिल भी गया और किसी ने विड्रॉ करने की कोशिश कर भी ली तो भी जो विड्रॉल हो सके वहां पे लिमिट्स लग जाए, जैसे डेली लिमिट हो, मंथली लिमिट हो, ट्रांजैक्शन लेवल लिमिट हो। एंड फिर बेसिक चीजें और आ जाती है कि यार जहां विड्रॉ हो रहा है उसकी व्हाइट लिस्टिंग हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो मैं आपको 50 चीजें बता सकता हूं, बट मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट मेंटालिटी में ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है कि यार मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि यार हम सब कुछ करेंगे रोकने के लिए, बट साथ ही साथ उसके अलावा हम सब कुछ ये भी करेंगे कि अगर कुछ हो भी जाए तो कम से कम नुकसान हो। And actually that's what helped Binance. If you go and investigate and think about कि जब Binance वाला हैक हुआ था, they lost 600 million, but that would have very easily been $20 billion. The reason why it did not become $20 billion is क्योंकि उन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड लेयर्स बना रखे थे प्रिवेंशन पे, कि यार एक स्केल से ज्यादा ना हो, ट्रांजैक्शंस रुक जाए, इन और आउट ब्लॉक हो जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? एंड उसके लिए बहुत ऑडिट्स करने पड़ते हैं, बहुत सिक्योरिटी टीम सेटअप करनी पड़ती है। तो ये थॉट प्रोसेस है। अब मैं ये बताता हूँ हम क्या क्या करते हैं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ऑफ कोर्स हमारे सारे फंड्स स्टोर होते हैं कस्टोडियल प्रोवाइडर्स के साथ जो इंश्योर्ड कस्टोडियंस है, विच मींस कि अगर कोई कस्टोडियल कभी हैंग हुआ, कोई कस्टोडियन कभी हैक हुआ, तो हमारे सारे यूजर्स के फंड्स के अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस मिले। दैट इज वन। दूसरा, हम कीज का एक्सेस कहीं किसी को नहीं देते। किसी आदमी के पास की का एक्सेस नहीं है। एवरीथिंग इज stored in secure AWS vaults, and that what that helps us do is actually it helps us use all the security best practices that Web2 companies use for crypto.
तो उससे ये फायदा हो जाता है कि यार बहुत सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब पूरी दुनिया यूज करती है AWS को सिक्योरिटी के लिए। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि क्रिप्टो एसेट्स आर द ओनली थिंग दैट नीड टू बी स्टोर्ड सिक्योरली इन वॉल्ट्स। देयर इज प्राइवेट डेटा, पब्लिक डेटा, कॉन्वर्सेशंस, टेक्स्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो हजारों चीजें इनको स्टोर करनी होती है, उसके अराउंड बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो बिकॉज हम ये एब्स्ट्रैक्शन का लेयर ऐड कर देते हैं बीच में, वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो वेब 2 की दुनिया में एप्लीकेबल होती है, वो सडनली हमारे एप्लीकेबल हो जाती है, ताकि फिर हम एक्सेस कंट्रोल कर सके, एपीआई से गेट कर सके, आईपी लिमिट्स लगा सके, एंड सारी चीजें एपीआई सरफेस पे रोक सके, ना कि वॉलेट सरफेस पे। उससे बहुत फायदा होता है। एंड तीसरी चीज जो हमने बिल्ड कर रखी है इज दिस सेपरेशन, कि जो पैसा है वो एक जगह नहीं है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में बड़ा हुआ है। एंड एक ट्रांजैक्शन लिमिट का लेयर, कि यार एक दिन में, एक टाइम पे, एक ट्रांजैक्शन में XYZ अमाउंट से ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, एक वॉलेट पे XYZ अमाउंट से ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। एंड फिर इस पूरी चीज को रेगुलरली इवैल्यूएट करते रहना, चेक करते रहना इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। अगेन, मेरा पर्सपेक्टिव ऑलवेज इस तरीके से है कि यार इट्स, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ इट कि यार इट्स एन इवेंचुअलिटी, ये होगा। अगर हुआ तो तुम क्या करोगे रोकने के लिए, इज इन माय ओपिनियन लाइक अ बेटर, it's a mental model difference that I think we incorporate and keep in place, so that you can minimize losses, you can make sure that users funds are protected and there is a recourse for you, ताकि आप at the end of the day जवाब दे सको ना। हमारी fiduciary responsibility है, मैं तो इस तरीके से मान के चलता हूं, हमारी fiduciary responsibility है यूजर्स के प्रति कि उनका पैसा सेफ रखना है। अब एक इसका दूसरा पाथवे भी है कि how should users deal with it। in my opinion these are मतलब स्टैंडर्ड रिस्क, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपना सारा पैसा एक जगह पे नहीं रखते हो, राइट। कहते हैं कि हमें डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। आई थिंक वन बेसिक प्रिंसिपल दैट यूजर्स कैन यूज इज दैट दे शुड बी डाइवर्सिफाइंग देयर एसेट्स अक्रॉस अ बंच। अगर सारा पैसा वजीरेक्स में नहीं होता, मानो 4-5 एक्सचेंजेस के अक्रॉस होता किसी यूजर का, तो एटलीस्ट इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग विल गो, राइट, अ पार्ट विल गो। बिकॉज अगेन यूजर्स भी अगर इस तरीके से सोचे कि इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ, तो उनके लिए भी थिंकिंग बेटर है कि आप भी डाइवर्सिफाई करके रखो, आप एक्सचेंजेस के अक्रॉस वो वाला पार्ट रखो जो आपको चाहिए। अगर आपको कोल्ड वॉलेट्स यूज करना आता है और आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज कोल्ड वॉलेट्स यूज करो, अगर नहीं आता है तो प्लीज बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा और बड़ी रिस्क है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। बट आई थिंक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अगर यूज करे कोई आदमी, तो खुद को बेटर प्रोटेक्ट किया जा सकता है एंड आउटलायर लॉसेज, आउटलायर रिस्क से बचा जा सकता है मेरे हिसाब से, राइट। एडोल एक बात बोली व्हाइल वी वर डिस्कसिंग, इसमें 2 चीज़ें निकल के आई कि एक बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की ज़िम्मेदारी, मतलब मैं खुद ऐसे स्टेप्स लूँ एज़ अ एक्सचेंज फाउंडर। एडोल जब जहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर होगा इस टाइम एक्सचेंजेस के पास टोटल, क्योंकि कॉइन डीसीएक्स और सबको मैं मिला लूँ 10 से ऊपर ही होगा। इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री हो चुकी है और करेक्ट। हमें कहते हैं कि एफआईयू कंप्लायंट है। क्या कोई यार्डस्टिक स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है कि ये साइबर सिक्योरिटी मॉडल या ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है बेयर मिनिमम, प्लस उसका रेगुलर ऑडिट रिपोर्ट हर क्वार्टरली चाहिए, ताकि 10,000 करोड़ सिटीजन्स का हम सेव कर सके। हम कह सके कि यार सेफ है इंडस्ट्री। अभी रेगुलेशन तो नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड्स मीट आउट हो रहे हैं। क्या ये एफआईयू की तरफ से कोई गाइडलाइंस आती हैं ऐसी? काशिफ, अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। या एंड आप थोड़ा ये समझने की कोशिश कीजिए कि एफआईयू का पर्पस क्या है। एफआईयू इज अ बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसका नाम है हम्म फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। उनका पर्पस है मॉनिटर करना ट्रांजैक्शंस को। उनका पर्पस इज टू मेक श्योर कि यार क्रिप्टो यूज नहीं हो रहा है इलीगल चीजों के लिए, वो उनका हम्म पर्पस है। एंड जो गाइडलाइंस है वो उस डायरेक्शन में सारी है कि यार केवाईसी करो, एएमएल करो, सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करो, लिमिट्स लगाओ, देखो कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो एक अमाउंट से ज्यादा नहीं हो रहा है। हम्म सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस आर स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो मतलब वेल नोन बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो अलग अलग एक्सचेंजेस यूज करते हैं। एंड वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए आज कोई मैंडेट नहीं है। एंड इन रियलिटी आई डोंट थिंक एफआईयू का वो काम भी होना चाहिए। आप इस तरीके से सोचो, एफआईयू का हम्म काम नहीं है, वो रेगुलेटर नहीं है, वो एक हम्म बॉडी है जहां क्रिप्टो एंटिटीज रिपोर्ट करती है, एंड दैट गिव्स देम अ लाइक अ गवर्नमेंट अप्रूवल कि ओके यस यू नीड टू डू क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस, बट इट्स नॉट अ सेट ऑफ चीजें जो हर एक्सचेंज को करनी है। बाय द वे, ट्रू ये ट्रू ग्लोबली है। लाइक इवन मीका का जो नया रेगुलेशन आ रहा है, जो यूरोप में आ रहा है, विच इज द मोस्ट, आप ऐसा मान के चलो, द मोस्ट एडवांस्ड and the most clear and complete set of regulations that are coming out in Europe, जिसके लिए मुद्रेक्स भी अप्लाई कर रहा है। वहां पे भी ऐसी कोई क्लियर सेट ऑफ चीजें नहीं है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हम्म
ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा ऐसी जगहों पे जहां बहुत टाइम से सेटअप है चीजें, वहां पे भी ऐसा नहीं है. एंड आई थिंक इट्स देयर आर स्टैंडर्ड्स दैट आर पुट इन वेयर द लैंग्वेजेस की आपको स्टैंडर्ड चीजें फॉलो करनी है, बट स्टैंडर्ड चीजें क्या है क्या नहीं है ये सब बहुत वेरी करता है. आई थिंक एज टाइम प्रोग्रेसेस दिस विल कम इन, इट्स एन इवेंचुअलिटी एंड इट विल कम इन. इसमें इसमें मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा. सबसे पहले तो कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ जो है वो कुछ एडवांस कंट्रीज में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है क्रिप्टो रिलेटेड. यानी कि आप कौन से किस प्रकार के किस ओरिएंटेशन के टोकन्स को लाइक पर्टिकुलर पेयर्स में लिस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो. ट्रेड कर सकते हो. कोरिया के अंदर ऐसा स्पेसिफिक लॉ है. प्लस वो लोग अब सिक्योरिटी और उसके ऊपर भी सिमिलर टाइप के लॉज बना रहे हैं कि एक्सचेंजेस को ये फॉलो करना पड़ेगा. और ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसे लॉज नहीं आए. सेबी ने मेरे ख्याल में ब्रोकर्स को जो कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं कुछ पर्टिकुलर लॉज, रूल्स, कस्टमर प्रोटेक्शन के गाइडलाइंस दिए हुए हैं. प्लस ये बताया हुआ है कि आपको हर 3 महीने में पैसे वापस ट्रांसफर करने हैं, आप क्या कर सकते हो यूजर फंड्स का, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ डिटेल में लिंक किया हुआ है. तो अगर वो हो सकता है तो फिर वही वाली सेम चीज ये जो शेयर मार्केट के लिए इंडिया में सेबी ने किया है, जो कि उसका रेगुलेटर है शेयर मार्केट का, वो सिमिलर क्रिप्टो के लिए क्यों नहीं हो सकता, गिवन दैट 2000, 4000, 8000 करोड़ रुपए इंडियन लोगों के इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर रखे हुए हैं, व्हिच इज अ मैं आपको सीरियस बताता हूँ बिजनेस. प्रणव, मैं आपको बताता हूँ प्रणव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ गलत हुआ नहीं था. टिपिकली ये लॉ कब आया, जब कोई एक ब्रोकर पैसा लेके भाग गया यूजर्स का, या फिर यूजर्स के पैसे को ट्रेड कर रहा था. तो रेगुलेशन टिपिकली वर्क रेट्रोस्पेक्टिवली, वेयर देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट हैपेंस, देन दे फिगर आउट ओ ये गलत हुआ एंड ये हमें चेंज करना चाहिए. व्हिच इज एक्चुअली व्हाई आई थिंक एटलीस्ट इफ नथिंग, जो एक चीज इस पूरे इस हैक से अच्छी निकल के आनी चाहिए, इसके यार हमें एक क्लियर सेट ऑफ, हमें एक रेगुलेटर चाहिए, एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए, एक क्लियर सेट ऑफ रेगुलेशन चाहिए. इफ नथिंग एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहिए सारे एक्सचेंजेस को साथ में मिलके अंडर द आरबीआई. क्योंकि अब आरबीआई ने अनाउंस भी किया है कि फिनटेक कंपनीज कैन बिल्ड एसआरओज दैट रिपोर्ट टू द आरबीआई. इफ नथिंग एक्सचेंजेस को मिलकर एक एसआरओ बनाना चाहिए जो क्लियर सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाए और बोले कि यार हर एक्सचेंज, हर एंटिटी जो इस सेटअप में है उसको ये करना है. विदाउट दैट रेगुलेटरी क्लैरिटी, इट्स मतलब ऐसा होना ही है, इट्स लाइकली दैट दिस हैपेंस. एंड आई थिंक द लीस्ट दैट शुड हैपन आउट ऑफ दिस इज देयर कम्स टू बी अ लार्जर रेगुलेटरी पुश, जो ना कि सिर्फ ये सारी चीजें करें बट और भी कुछ कुछ चीजें करें. फॉर एग्जांपल अनदर थिंग दैट आई थिंक हैपेंस रॉन्ग इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री इज दैट यार सिक्योरिटीज वर्ल्ड में कैसे काम करता है. एक्सचेंज अलग है, एनएससी बीएससी, कस्टोडियन अलग है, एनएसडीएल सीडीएसएल विद, एंड आपका कस्टडी वो डीमैट अकाउंट्स में रखता है, और ब्रोकर अलग है जो ग्रो जीरो है. राइट, ये तीनों लोग अलग है. और ये तीनों लोग अलग इसी वजह से क्योंकि यार तीनों लोगों का काम अलग है, तीनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, तीनों लोग अलग अलग चीजें एग्जीक्यूट करते हैं. आई एक्चुअली थिंक द सेम थिंग शुड बी ट्रू फॉर क्रिप्टो एज वेल. एक्सचेंज अलग है, एक्सचेंज का अलग काम होना चाहिए. कस्टोडियन अलग है, आप कस्टोडियन अलग रखो, आपको सेल्फ कस्टडी रखना है, आप सेल्फ कस्टडी करो. एंड ब्रोकर या सेटलमेंट अलग आदमी कर रहा है, उससे लोगों के इंसेंटिव्स भी सही से अलाइन होते हैं, लोग सही काम करते हैं और फिर यूजर्स के लिए भी बेनिफिट होता है. मतलब एंड आई जेन्युइनली थिंक दैट दैट्स द वे एवरीथिंग विल मूव टुवर्ड्स. होपफुली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स क्या होगा कि यार सेल्फ कस्टडी इजी हो जाएगी, नॉन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो लोग सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स यूज करना चालू करेंगे. डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बनने लग जाएंगे इनसाइड एवरी सिंगल कंट्री दैट डू सम स्पेसिफिक चेक्स कि यार सिर्फ इस कंट्री के वॉलेट्स का एक्सेस मिल रहा है ताकि सिर्फ डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारा ट्रेडिंग हो सके. एंड फिर यार द गुड पार्ट इज की बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज ओपन, बहुत सारे ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स बन सकते हैं जो फिर सारी चीजों का एक्सेस दे सके. आई थिंक दैट्स वेयर द इंडस्ट्री शुड इवॉल्व. दैट्स द मोर मीनिंगफुल, टेक फ्रेंडली, क्रिप्टो फ्रेंडली वे इन विच हाउ एनी फॉर्मेट ऑफ एक्सचेंज शुड बी बिल्ट इन द वर्ल्ड, इन माय ओपिनियन. राइट. एडुल, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक हाइलाइट मैं देखता हूँ जब मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, एंड व्हेन यू हाइलाइटेड दैट थिंग कि all funds are insured by Lloyds of London. When you say all funds are insured by Lloyds of London, इसका मतलब क्या है? मतलब क्योंकि ये मैंने अभी तक ये किसी और एक्सचेंज को इंश्योरेंस पार्ट पे बोलते नहीं देखा. आई एम श्योर कि कुछ होगा जरूर उनका भी, बट यू आर टॉकिंग अबाउट इट पब्लिकली ऑन वेबसाइट. व्हाट डज दैट मीन? करेक्ट. तो यार हम हमारा सारा पैसा रखते हैं एज आई सेड अर्लियर इंश्योर्ड कस्टोडियंस के साथ, एंड हम 2-3 अलग अलग यूज करते हैं. हमारा प्राइमरी कस्टोडियन इज अ कस्टोडियन कॉल्ड एज सीफू, व्हिच इज अर्लियर यूज्ड टू बी बाइनेंस कस्टडी. एंड बाइनेंस कस्टडी इज द सेम कस्टोडियन दैट एक्चुअली
custodies all of Binance के assets. So it's basically effectively the world's largest custodian in the world. अच्छा, क्योंकि वो जो Binance के जिसको assets बाइना को custody आप करता कह है. रहे हो जिसको बाइनेंस के एसेट्स को कस्टडी करता है। ओके। Correct. And they have a special insurance that is set up separately for other हुँ, third parties that work with them, which is insured by Lloyds of London. So we basically have access to that under the setup that we have. इसका कोई लिमिट होता है? कितना कितना इंश्योर्ड है? $100 million का लिमिट होता है. $100 मिलियन, ओके। तो आपके पास सपोज अगर 10 बिलियन भी हो या 50 मिलियन भी हो, 100 मिलियन तक इंश्योर्ड हो सकता है, ऐसा है या फिर करेक्ट. एक तो परसेंटेज में प्रणव, होता है? हाँ, तो प्रणव थोड़ा आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि यार एक्चुअली हैक हमारे साथ नहीं होगा, हैक होगा सीफू के साथ अगर होगा तो. एंड फिर सीफू का जो पैसा जाता है वो पैसा किसके किसके इससे किसके किन के वॉलेट से गया उस पर डिपेंड करता है. एंड देन उसके क्वांटम पे 100 मिलियन का टिपिकली मिलता है इंश्योरेंस. तो बेसिकली अगर सीफू का 1 बिलियन का हैक हुआ, उसमें से 10% अगर मुद्रेक्स का गया, विच इज 100 मिलियन, तो 100 मिलियन का 100 मिलियन आपको मिल जाएगा या फिर मतलब मैं ऐसे समझना चाह रहा हूँ कि अगर 400 मिलियन लोगों के फंड्स हैं मुद्रेक्स के पास फॉर एग्जांपल, राइट, तो उसमें से 100 मिलियन ही सिक्योर्ड है, ये सच है? अप टू 100 मिलियन. तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 20 मिलियन ही सिक्योर्ड, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वो पैसा कहां से गया और किसका गया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट। या सो एडुल जो इंश्योरेंस वाला साइड है, इंडिया में एक्सचेंजेस क्यों स्ट्रगल कर रही है? इंडिया में जैसे आज वजीरेक्स का पैसा हैक हुआ, और काश के इंडिया में कोई इंश्योरेंस कंपनी होती जो इंश्योर कर रही होती। कभी ट्राई किया कि इंडिया में इंश्योरेंस के लिए कि व्हाई एक्चुअली कंपनीज दे डोंट कम फॉरवर्ड? काशिफ, अपार्ट फ्रॉम लॉयड्स ऑफ लंदन कोई इंश्योरेंस नहीं देता है क्रिप्टो को. लॉयड्स ऑफ लंदन इज द ओनली एंटिटी ग्लोबली दैट इंश्योर्स कस्टोडियंस, एंड दे हैव अ वेरी वेरी हाई बार ऑफ मतलब इन ऑफ कि यार वो किसको इंश्योर करेंगे और क्यों इंश्योर करेंगे एंड किस लिमिट तक इंश्योर कर सकते हैं. हुँ, उसका एक कॉस्ट भी होता है एट द एंड ऑफ द डे. जैसे हर इंश्योरेंस का प्रीमियम देना होता है, तो प्रीमियम हुँ, भी लगता है एंड वो प्रीमियम देते हैं जो इंश्योर्ड कस्टोडियंस होते हैं वो. तो इसलिए हुँ, कई बार क्या होता है ना कि जब आप छोटे स्केल पे होते हो तो आपको ना लॉयड्स भाव देगा, हुँ, क्योंकि आपका स्केल इतना छोटा है, क्योंकि आप उनको प्रीमियम नहीं दे सकते हो ना. आपके लिए हुँ, इकोनॉमिकली मेक सेंस करेगा कि आप ये करो. उससे बेटर यही होगा कि आप सीधा अपना सारा पैसा किसी कोल्ड वॉलेट में रख दो और उस कोल्ड हुँ, वॉलेट के सिक्योरिटी लेयर पे बस जितना काम कर सकते हो उतना करो. तो इट्स एन इकोनॉमिक decision for a lot of exchanges. Having said that, I think some of the larger custodians, जैसे फॉर एग्जांपल बिटगो एक कस्टोडियन है, वो किसी तरीके का इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है. मैं श्योर नहीं हूँ फायरब्लॉक्स प्रोवाइड करता है नहीं करता है, बट लास्ट आई हर्ड फायरब्लॉक्स आल्सो यूज्ड टू गिव अ हुँ, सेपरेट प्रोडक्ट जिसमें इंश्योर्ड कस्टडी होती थी. तो हुँ, ये तीन चार इंश्योर्ड कस्टोडियल प्रोवाइडर्स ही होते हैं जहां पे इंश्योरेंस मिल पाता है, क्योंकि बाकी सबके लिए इकोनॉमिकली मेक सेंस ही नहीं करता. इट इज जस्ट टू एक्सपेंसिव फॉर एनी इंश्योरर टू गो आउट एंड इंश्योर. एंड हुँ, इसलिए कोई अपर मतलब देयर नीड्स टू बी एन अपर लिमिट आल्सो कि यार हम बस 100 मिलियन तक का इंश्योरेंस देंगे, क्योंकि यार गलती तो ऐसी ही होती है ना कि यार एक गलत वॉलेट से एक गलत अमाउंट ऑफ पैसा चलेगा और सीधा मतलब सब उड़ गया. हुँ, राइट. दैट्स व्हाई दैट बैलेंस ऑफ हाउ दैट मनी इज स्टोर्ड, वेयर इज इट स्टोर्ड, एक्सेस कौन कर पा रहा है, कितना लिमिट का जा रहा है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही कोई इंश्योरेंस देता है. राइट। आई जस्ट होप कि मतलब बात करके समझ में आ रहा है कि इश्यूज क्या है, इंडस्ट्री के इश्यूज क्या है और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक एक और जस्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं थोड़ा सा उस पे चलूंगा कि क्योंकि हम क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हुआ है, हम ये समझ ही नहीं पाए कि यार एडुल और जो बाकी को फाउंडर्स हैं, ये सारे आईटीएंस के दिमाग में आया कहाँ से आइडिया? मतलब उन्होंने आईटीएंस ने नौकरी क्यों नहीं करी यार? वो बड़े बड़े तगड़े तगड़े पैकेज मिलने वाले थे, किस इंडस्ट्री में ऐसे क्यों? मतलब ये भी एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, खैर ये भी मैं पूछूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ अडुल कि जैसे ब बात हुई कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि एफआईयू का काम कुछ और है। तो इसका मतलब ये कि जो एक्सचेंजेज़ हैं, स्टैंडर्ड्स वही डिफाइन कर रही हैं साइबर सिक्योरिटी के। अब कोई टॉप नॉच फॉलो कर रहा है, कोई थोड़े से कम फॉलो कर रहा है, ऐसा होता होगा। कोई ऐसा भी होता होगा कि कोई जैसे आपने इंश्योरेंस का ऑप्शन ले लिया, अगर अवेलेबल था, आपको लगा लेना चाहिए, ले लिया, किसी ने नहीं लिया क्योंकि उसकी कॉस्ट है। तो इसका मतलब कुछ भी स्टैंडर्डाइज़ नहीं है। सब अपने-अपने बजट और अपने-अपने तरीके से चीज़ों को सेल्फ रिस्पांसिबिलिटी वर्ड दे के कर रहे हैं। एम आई राइट व्हेन आई से दैट?
या आप ऐसा मान के चल सकते हो क्योंकि इट्स अ फेयरली ओपेक सेटअप, बट एंड ऑल यू कैन डू इज फाइंड फिगर आउट कि यार किसका इंटेंट कितना है, कौन कितने टाइम से कर रहा है, कौन क्या कर सकता है और कैपेबिलिटी कितनी हुँ, हुँ। है। एंड बजट बजट टिपिकली वही होता है कि जितने जितने एसेट्स आपके बढ़ते जाते हुँ, हैं उतना आप बेटर सिक्योरिटी, बेटर प्रैक्टिसेस ऐड करना चालू हुँ। करते हो। एंड अगेन यार काशिफ, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि यार ऐसा नहीं है वजीर एक्स ने अपना बेस्ट नहीं किया था हाँ, स्पेंड करने के लिए ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स हुँ, जस्ट maybe there was just some negligence which is why it happened, right? या The full entire report हमें मिलेगी अगले कुछ दिनों में। अभी हाँ। तो बहुत सारा ब्लेम गेम चल रहा है, जो भी एक बहुत अच्छा अनफॉर्चुनेट एडम, हमें चीज है किसकी रिपोर्ट वेट नहीं सोनी करना बन चाहिए? के। थर्ड पार्टी क्या ऑडिट कह का रहे भी हैं? वेट करना चाहिए? हमें थर्ड पार्टी ऑडिट का वेट करना चाहिए? एटलीस्ट कोई एक फाइनल कॉमन स्टेटमेंट पे हाँ, आई थिंक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड सम थर्ड पार्टी वेरीफाइंग इट विल हेल्प। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर आर जस्ट टू मेनी स्टोरीज that are going on outside. But at least what seems to be clear that it's not like an inside job, it's not like a technical glitch, it's not a fat finger thing, हुँ, and it's not like someone stealing away the money and running. It is very clearly the work of very thoughtful and बहुत ही ऐसे जो मंजे हुए हैकर्स है जिन्होंने बहुत और की हुई चीजें। राइट। प्रणव, समथिंग इन योर माइंड? नहीं, मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि इंडस्ट्री को ओवरऑल ग्लोबल, क्योंकि क्या है ना कि ये जो क्रिप्टो है वो ग्लोबल है, उसमें ग्लोबल लॉज बनेंगे तो बेसिकली एक कंसोर्टियम बनाना चाहिए, जैसे प्रूफ ऑफ रिजर्व बना है वो एफटीएक्स के बाद बना था, वैसे ही एक प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी बनाना चाहिए जिसके अंदर एग्जैक्टली कौन से जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो मिलके एक कंसोर्टियम बनाए कि ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अगर आपने नहीं फॉलो करे और इसको प्रूव नहीं कर पाए, और एक थर्ड पार्टी सर्टिफायर होना चाहिए उसका, जो कि लाइक यू नो व्हिच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू क्रिप्टो एंड कैन नॉट बी, मतलब वो जो होता है ना वो जो ग्रेड्स देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, वो उनको ग्रेडिंग देनी चाहिए हर एक्सचेंज को, ताकि वो बता पाए कि ये ट्रस्टेबल है या नहीं है। अभी अब लोग एक बात। ऐसे ट्रेड करते हैं कि मैंने देखा है कि कॉइन गेको पे जाते हैं, देखते हैं एक्सचेंज की रेटिंग क्या है, कॉइन गेको एक्सचेंज की भी रेटिंग दिखाता है, ट्रस्ट भी दिखाता है, और उसमें इंडियन एक्सचेंज में वजीर सबसे ऊपर था। तो लाइक यू नो वी नीड स्टैंडर्डाइज रेटिंग एजेंसीज जो कि एक्सचेंजेस मिलके, ग्लोबल एक्सचेंजेस मिलके खड़ा करें, सिक्योरिटी एक लाइक यू नो कंसोर्टियम बनना चाहिए, और हुँ, उसके बाद ही प्रोसीजरल चीजें करनी चाहिए। वरना मैंने ये देखा है कि अधिकतर एक्सचेंजेस की, नॉट जस्ट मुद्रिक बट एवरीवन, उनका एक डेफिनेट गोल रहता है कि वो फंड्स ले लें यूजर से, यूजर बेस बढ़ा लें इवेंचुअली टू ग्रो, राइट? दैट्स व्हाई यू आर इन द स्टार्टअप, बट आफ्टर यू टेक द फंड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है यूजर के प्रति, क्योंकि वो आपको ट्रस्ट कर रहा है, राइट? सो करेक्ट। हुँ। अब एंड इसलिए मतलब आई थिंक मैं तो एक्चुअली ज्यादा यूजर पर्सपेक्टिव सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक यूजर हूँ तो हुँ, मुझे क्या करना चाहिए, एंड मी एज अ यूजर, आप जो भी यहाँ देख रहे हैं, व्हाट द वे दे शुड बी थिंकिंग इज कि यार ओके सारा पैसा एक जगह मत रखो, पैसा डाइवर्सिफाई करके रखो अलग अलग जगहों पे। अगर तुम्हें पता है अपने वॉलेट्स कैसे यूज करने हैं तो अपने वॉलेट्स पे मूव करो, नहीं तो प्लीज मत करो, क्योंकि खुद के वॉलेट्स पे ले जाना और वहां गलती होना तो और भी ज्यादा बड़ा रिस्क है। तो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो मेरे हिसाब से दो तीन प्रैक्टिसेस अगर लोग यूज करें ना तो दे कैन एटलीस्ट मिनिमाइज द लॉस दैट कैन हैपन टू देम। एंड दीज आर अगेन कुछ नया नहीं है यार, लाइक पूरी हाँ, दुनिया ऐसी ही चीजें करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन प्रैक्टिस ये भी होती है कि यार अगर आपने अपनी बैंक में पैसा रखा है तो सारा पैसा एक बैंक में मत रखो, दो तीन बैंक्स के क्रॉस रखो, क्योंकि बैंक्स भी बंद होते हैं एंड यहाँ मेरा एक ये क्वेश्चन हुआ है भी है इन द एडम। पास्ट। यस। सॉरी, मैं क्योंकि बहुत टाइम कम है और मुझे सवाल बहुत आ रहे हैं। यार प्रूफ ऑफ रिज़र्व से तो ये भी प्रूव हो गया कि हैकर ने प्रूफ ऑफ रिज़र्व पे एड्रेस पे क्लिक किया होगा ईथर के, और उसने देखा होगा कि इनके 4400 करोड़ में से 22 सॉरी 4400 करोड़ में से 2200 करोड़ ईथ के एक वॉलेट एड्रेस पे पड़े हैं। तो आई डोंट नो, मतलब क्या मैं राइट हूँ? मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ। सो एक नहीं, हैकर के लिए आप वो बिल्कुल एक। सही कह रहे हो काशिफ। एंड हाँ, हाँ। मेरा एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है विद द एंटायर प्रूफ ऑफ रिजर्व सिस्टम, क्योंकि हाँ, अगर आप प्रूफ ऑफ रिजर्व देखो तो हुँ, आज ऐसा है कि यार सब लोग प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें एक तो वो सिर्फ रिजर्व बताते हैं, लाइबिलिटीज सही से बताते नहीं है। तो एक तो रिजर्व है आपके पास, इसका कोई मतलब ही नहीं अगर आपके पास लाइबिलिटीज का हुँ, क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, आप एड्रेसेस दे देते हो जो एक्चुअली एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है। मतलब कौन, मतलब बताने ही नहीं चाहिए कभी तो एड्रेसेस, दीज आर एक्चुअली हिडन थिंग्स। ऊपर से एड्रेसेस रोटेट होने चाहिए, ये एक बहुत ही बेसिक सिक्योरिटी हाँ,
प्रिंसिपल होता है कि आप एपीआई कीज राइट, रोटेट करो, आप टोकन्स रोटेट करो, ताकि अगर किसी को राइट, गलती से एक्सेस मिल गया तो वो यूज ना कर सके। तो आप राइट। एड्रेसेस आपने एक बार बता दिए और आपने रोटेट नहीं किया, तो भाई अपने वैसे ही मतलब आ बैल मुझे मार वाली बात कर ली है। तो it's all of these problems which are actually ओह! issues, and इसलिए if you look at it, Binance और Bybit ने काफी अच्छा काम किया है। उनके अगर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स आप देखो अब, तो they moved on to a new system called as a Merkle tree। मतलब टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहूंगा हाँ, हाँ। कि मर्कल ट्री प्रूफ ऑफ रिजर्व्स काम कैसे करते हैं। बहुत मतलब वाइटालिक ने एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन हुँ, ब्लॉग लिखा है इस पे, तो एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड शुड गो एंड रीड दैट ब्लॉग। हुँ। बट द वे दैट सिस्टम वर्क्स इज कि एक क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ है, मतलब ब्लॉकचेन पे प्रूफ है कि एक्सचेंज के पास क्या आपका पैसा है कि नहीं है। एंड आप अपना अलग वेरीफाई कर सकते हो, मैं अपना अलग वेरीफाई कर सकता हूँ, कोई और अपना अलग वेरीफाई कर सकता है। हाँ, तो हाँ, किस चीज से हाँ। फर्क ये नहीं ज़्यादा पड़ता, बस बेटर है। आपके पैसे से फर्क पड़ता है ना। आपको क्या फर्क पड़ता है कि किसी और का पैसा है कि नहीं है। आपका पैसा सिक्योर है कि नहीं है, ये आप मर्कल ट्री प्रूफ ऑफ रिजर्व से वेरीफाई कर सकते हो। वो एक मच बेटर इंप्लीमेंटेशन है, बट यार वो हुँ। टेक्निकली चैलेंजिंग है। एंड बट इसलिए वज़ीरेक्स के केस में एड्रेस था प्रूफ ऑफ रिजर्व में आई थिंक या और इंडियन एक्सचेंजेस वो करती हैं, तब करते हैं, व्हिच इज़ नॉट अ राइट which प्रैक्टिस। is I actually think it's a very horrible practice. It should definitely not be there. बट एडुल ट्रांसपेरेंसी के लिए लोगों ने बोला है कि मुद्रेक्स प्रूफ ऑफ रिजर्व क्यों नहीं करता है? तो मुद्रेक्स अगर प्रूफ ऑफ रिजर्व इस वजह से नहीं करता है बट देयर हैज़ टू बी सम अदर वे कि हम प्रूफ ऑफ रिजर्व क्यों नहीं करते पब्लिश या हमारा कुछ और ये तो प्लान है फ्यूचर नहीं, तो रियलिटी इज यार वी वांट टू मूव टू अ मर्कल ट्री बेस्ड प्रूफ। ओह मतलब वी दैट्स ये मतलब वी हैव अंडरस्टूड दिस। ये जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, ये सारी हुँ, प्रॉब्लम्स ही मेन रीजन है कि हम प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं करते, क्योंकि यार इट्स एक्चुअली ओपन अप अ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। एंड हुँ, वो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी नहीं चाहिए हमें जिंदगी में। मतलब आई एम ओके विद पीपल सेइंग कि अरे इनके पास प्रूफ ऑफ हुँ, रिजर्व नहीं है, बट आई एम नॉट ओके विद लीकिंग एड्रेसेस ऑफ मुद्रेक्स इन द पब्लिक डोमेन। तो आई वुड रादर मूव टू अ मर्कल ट्री बेस्ड सिस्टम। वो टेक्निकली हार्डर होता है इंप्लीमेंट करने को। दैट्स व्हाई वी एंड वी हुँ। आर एट द एंड ऑफ द डे अ स्टार्टअप विद लिमिटेड रिसोर्सेज। वी वांट टू इंप्लीमेंट इट, वी विल इंप्लीमेंट इट इट्स वी आर वर्किंग ऑन इट। तो फिर अभी सिक्योर मतलब लोगों को बताने के लिए कि आपके आपने जितने फंड्स डाले हैं हमारे पास हैं, वो उसके लिए आप लोग क्या हुँ। करते हो? कुछ तो बताना पड़ेगा ना। आफ्टर एफटीएक्स एवरीबॉडी वांट्स सम काइंड ऑफ मतलब ट्रस्ट मी ब्रो वाली चीज तो नहीं हो सकती। दे वांट टू। Correct. That is true. Yeah, the only thing that we do is we do internal audits every minute, and we have these audits set up every half hour. And मतलब at the end of the day हमारी तो एक प्राइवेट कंपनी है जिसके फाइनेंस ऑडिट्स होते हैं, तो वी रिलाई ऑन दोज। वी विल फर्स्ट व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज वी विल ट्राई एंड पब्लिश दोज, ताकि हम एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों दिखा सके, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग आउट एंड कि ये हमारे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स है। तो इंस्टेड ऑफ I would rather get a financial auditor audit my bank statements and balance sheets and show a assets and liability markup as compared to the way proof of reserves are published right now. That's what I would rather do. And that's what we would probably accelerate in doing. And eventually move to a Merkle tree based proof. I think that's the best, most secure, and a very long term thing. And उससे आप एक्चुअली एक बार उस तरीके के मेथड पे आप चले जाते हो ना, तो आपको ये मंथली क्वार्टरली प्रूफ ऑफ रिजर्व देना है। वो तो हर रियल आधे टाइम है। घंटे में एक हर आधे घंटे में एक क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ जनरेट करके दे सकते हो हाँ, आप, वो कि हर रियल आधे टाइम है। घंटे में जाके वेरीफाई कर लो तुम्हारा क्या है। तुम लेटेस्ट देख हुँ, सकते हो, 2 घंटे पहले का दे सकते हो, 6 घंटे पहले का दे सकते हो। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स एक्चुअली हाउ ब्लॉकचेन शुड बी यूज्ड, हुँ, राइट? लाइक हुँ, why are people submitting proofs? Everything should be verifiable on a public blockchain, and that's the right method of doing it. राइट। एडुल क्रैकन ने हुँ, सॉरी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हाँ, क्रैकन ने शायद उसने क्रिप्टोग्राफिक किया था। बेस्ड प्रूफ क्रैक कर लिया ना, उन्होंने एक कर लिया, तो क्या आप वहां से मैं श्योर इम्पोर्ट नहीं नहीं हूँ। कर सकते? हाँ, मेरे को इतना पता है कि बाइनेंस और बाइबिट तो करता ही है। आई एम नॉट श्योर क्रैकन अबाउट भी है, क्रैकर। क्रैकन भी तो है। वहां से आप टेक्नोलॉजी इम्प्रूव मतलब इम्पोर्ट कर सकते हैं ना, बिकॉज इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग। प्रूफ ऑफ रिजर्व भी इम्पोर्टेंट है। Correct. Yeah, that's right. We will. I agree, guys. That's feedback well taken. We will But, implement it as soon as we can. this is one of the feedback that we got while we were talking about Mudrex. So people said कि नहीं ये होना चाहिए. बट अभी मुझे जो ये वजीरेक्स वाले केस के बाद लगा कि यार एड्रेस नहीं होना चाहिए। पब्लिक एड्रेस डोमेन में I एड्रेस agree. मेंशन करने से अच्छा है कि मर्कल ट्री इज द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बिकॉज Yeah. हैकर को तो आपने बता दिया कि 4400 करोड़ में से इस इस एड्रेस पे 2200 करोड़ पर पड़े हैं। Yeah. आपने एक तरीके से ये पब्लिकली बताया ये खैर And that's अ, why it's. That's हाँ why I'm telling you. It's really. I think it's a very poor. And हाँ that's exactly why बाकी exchanges भी move किए हैं ना, to separate different methods that are better. And that's why we. ऑब्वियसली There's no point I think in following the old system. We would rather just do the new system. राइट एडुल एक जो लोगों की जो पोजीशनिंग है
मुद्रेक्स की, वो पोज़ीशनिंग है एक इन्वेस्टिंग ऐप की। इनफैक्ट ये आपके जितने भी को-फाउंडर्स हैं, जिनको मैं ये भी समझना चाहूँगा कि ये चारों आईआईटियंस मिले कैसे? क्या चारों दोस्त हो आप लोग या किसी आईआईटी का कोई एक फोरम था या पार्टी थी वहाँ मिले? मतलब ऐसा कोइंसिडेंस कभी नहीं होता। मैंने किसी भी स्टार्टअप में 2 आईआईटी के लोग देखे, मैक्सिमम 3 देखे। यार ये 4 आईआईटी का क्या मतलब है भाई? मतलब ये कहाँ से इकट्ठे हो गए तुम लोग? एक तो ये और चारों के चारों बैचलर लगते हैं, वो बात अलग है, अभी नहीं पता अब शादी हो गई होगी, बट जब मिले होगे तो बैचलर थे। क्या मतलब कैसे मतलब ये समझना चाहूँगा, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड ये जो पोज़ीशनिंग थी कि यार हम मुद्रेक्स को इन्वेस्टिंग ऐप में की तरह पोज़ीशन करना चाहते हैं और ये जो फ्यूचर में फ्यूचर्स लॉन्च करने का प्लान है, क्या ये उसको डाइल्यूट करेगा? बहुत बड़ा सवाल है। क्या मतलब मैं वो उस पे भी मैं आऊँगा, बट पहले ये आईआईटियंस वाली स्टोरी और ये मुद्रेक्स को जानबूझ के करा था, ये प्लान था कि नहीं हम इसको एज़ अ इन्वेस्टिंग ऐप की तरह पोज़ीशन करना चाहते हैं? करेक्ट। तो यार मैं पहले स्टोरी पे आता हूँ। तो हम चारों दोस्त हैं। मेरा अच्छा। एक को फाउंडर है प्रिंस, जिसके साथ मैंने अपनी सारी वर्किंग जिंदगी गुजारी है। तो प्रिंस इज एन ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आई एम ग्रेजुएट ओह! फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे 2011 के बैच में। हम साथ में मिले थे डॉइचे बैंक में। डॉइचे बैंक हमारी पहली नौकरी थी, हमने 2 साल साथ में नौकरी करी। उसके बाद ओह! प्रिंस मेरा को फाउंडर था मेरी प्रीवियस स्टार्टअप में। हम दोनों ने वो कंपनी एग्जिट करके एक दूसरी कंपनी में गए, जहां प्रिंस मेरा टेक लीड था और मैं प्रोडक्ट हेड था। एंड फिर हम दोनों ने छोड़ के मुद्रेश चालू किया। तो प्रिंस और मैं तो सालों से हैं। रोहित और ओह! अलंकार मेरे जूनियर्स थे आईआईटी बॉम्बे में। उनको तो मैं प्रिंस से भी ज्यादा पहले से जानता हूँ। एंड हमने साथ में आईआईटी में काफी काम किया है। उसके बाद हमेशा दोस्त रहे, कनेक्टेड रहे एंड एवरीवन वाज ऑन देयर ओन पाथ्स। बट जब 2017 में हम सोच रहे थे क्रिप्टो के बारे में, और एक्चुअली द वे हम मुद्रेक्स के बारे में सोच भी इसलिए रहे थे क्योंकि यार प्रॉब्लम हमें ये लग रही थी कि एज इंडिया मैच्योर्स इनटू अ वेल्थियर नेशन, द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड इज कि यार हर आदमी अपनी फाइनेंशियल वेल्थ और फाइनेंशियल सर्विसेज को बेटर तरीके से एक्सेस कर सके। हमें लगा कि यार ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, ग्लोबल है। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है इसकी यार एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं होती इजी। एंड रियलिटी में वो एक्सेस इसलिए नहीं होती क्योंकि वो एक्सेस मिलना एक्सपेंसिव है। लाइक अगर आप एक तरीके से देखो तो द रियल रेवोल्यूशन दैट आधार हैज डन इसके यार आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, जिसको पहले पता करने में एक कंपनी 500 से 600 रुपए लगाती थी, वो अब 10 रुपए में हो जाता है। हुँ, राइट। एंड उसकी वजह से एक्सेस खुल जाती है टू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड इफेक्टिवली आधार इज अ पब्लिक गुड, बट एक्चुअली इट्स लाइक एंड इट्स अ पब्लिक गुड दैट्स बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें वो इन्वेस्ट करती है ताकि सबका भला हो सके। बट यही काम पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और पूरी क्रिप्टो की दुनिया कर रही है फॉर ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज इन अ जनरलाइज्ड वे। तो हमें लगता है कि यार इस वजह से क्रिप्टो दुनिया बदलेगा। टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल 20 साल लग सकते हैं, बट इस वजह से दुनिया बदलेगी। And इसलिए हमें लग रहा था कि यार हमें क्रिप्टो में साथ में काम करना चाहिए। हम चारों बहुत ही पैशनेट थे प्रॉब्लम के लिए, तो इसलिए हमने साथ में चालू किया। And of course Mudrex over the last 5-6 years has done a bunch of different things. But the real reason, जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि इन्वेस्टिंग क्यों, यार हमें ये लगता है कि अभी जो मतलब जो क्रिप्टो में अगर आप वेव्स देखो तो अभी जो मेन लार्ज एक्सचेंजेस जैसे आप बाइनेंस देख लो या फिर बाइबिट देख लो, ये सारे करीब 5 या 6 साल पुराने हैं। एंड ये लोगों ने फोकस किया था ट्रेडर्स पे, क्योंकि जब हुँ, ये चालू हो रहे थे तो सिर्फ ट्रेडर्स थे दुनिया में। एंड उन्होंने ट्रेडर्स पे फोकस करके एक ट्रेडर सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाया जो ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है। बट यार अगर एक आम आदमी को चालू करना है ना क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप किसी से भी पूछ के देख लो कि यार एक बाइनेंस पे जाना, उस पे पैसे डालना, डिपॉजिट करना हो ही नहीं पाता है लोग से। तो आर थॉट प्रोसेस ऑलवेज वाज कि यार वी आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट वेव ऑफ पीपल। ट्रेडर्स तो दुनिया में सिर्फ 15-20 मिलियन ही है, उतने ही रहेंगे और वो सारे ऑलरेडी ट्रेड करते हैं। बट इन्वेस्टर्स दुनिया में 1-2 बिलियन हो सकते हैं। राइट, मतलब एक ऑर्डर या 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा लोग हो सकते हैं जो क्रिप्टो में आएंगे, और उनको अलग तरीके के टूल्स चाहिए, उनको अलग तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको अलग तरीके का सिस्टम चाहिए, और वो सारी चीजें बनाने पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए हम आपको अपने आप को इन्वेस्टमेंट ऐप कहते हैं, क्योंकि हम एक इन्वेस्टर प्रोडक्ट हुँ, फोकस प्रोडक्ट है जिसमें हम ज्यादा काम करते हैं। नाउ अब इन्वेस्टमेंट से हमारा ये मतलब है कि यार जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और बाय एंड सेल कर रहे हो तो आप सोच समझ के कर रहे हो, आपके साथ पास सारी डेटा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड आज एक इन्वेस्टर इंडिविजुअल टोकन्स में भी इन्वेस्ट करता है, उसको म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना है, बट साथ ही साथ एफएनओ भी करना है, क्योंकि एज इन्वेस्टर्स पूरी इन्वेस्टर्स की ब्रीड मैच्योर हो रही है इन द इक्विटीज वर्ल्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
वो सेम चीज हमने देखा कि हमारे साथ भी हो रही है क्रिप्टो की दुनिया में, कि लोग हमारे कॉइन सेट्स जो हमारा प्रोडक्ट है विच इज लाइक अ म्यूचुअल फंड फॉर क्रिप्टो, उसमें तो इन्वेस्ट करते ही हैं, बट उनको इंडिविजुअल टू कॉइन्स भी बाय एंड सेल करने हैं। एंड द नंबर वन मोस्ट आस्क्ड फीचर इसके, यार लोग कहते हैं कि यार हम ऑलरेडी यहाँ पे पैसा लगा चुके हैं, हम आपका कॉइन सेट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कॉइन्स यूज कर रहे हैं, तो हमें फ्यूचर्स टाइप का प्रोडक्ट भी दे दो ताकि हम उस तरीके से भी इन्वेस्ट कर सके, उस तरीके से भी वेल्थ क्रिएशन में पार्टिसिपेट कर सके। एंड एज अ रिजल्ट दोज प्रोडक्ट्स पे काम किया जा रहा है। हमने एक ऑप्शंस प्रोडक्ट लॉन्च किया था Bit15 इसी चीज को टेस्ट आउट करने के लिए, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम इट सीम्स लाइक Bit15 इज वन ऑफ आवर मोस्ट लव्ड प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री। इट्स अ सिंपल ऑप्शंस प्रोडक्ट जो शॉर्ट टर्म 15 मिनट ऑप्शंस देता है, ऑलमोस्ट परपेचुअल ऑप्शंस की तरह काम करता है जैसे परपेचुअल फ्यूचर्स काम करते हैं। एंड it's a very loved product, thousands of users use it every single day। एंड मतलब अगर वहां पे कोई ग्लिच होता है तो हमारी कम्युनिटी पे एकदम लाइन से बाढ़ आ जाती है कि ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, सही करो, एंड वी क्विकली गो बैक एंड फिक्स इट एज वेल। तो दैट्स द थॉट प्रोसेस कि हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए नहीं, एंड इसलिए हम ये एग्रीगेशन और एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। एडोल, बट डोंट यू थिंक सो कि ये मेरा टेक है कि जो एक मुद्रिक्स की जो पोजीशनिंग है, जो एक इन्वेस्टिंग ऐप के रूप में बहुत स्ट्रांग पोजीशनिंग हुई है, क्योंकि बाकी ऐप्स जो है वो ट्रेडिंग ऐप्स हैं। और कहा ये जाता है, आप कोई भी पास्ट में किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के किसी भी एक्सपर्ट से पूछोगे कि ट्रेडिंग ऐप्स और इन्वेस्टिंग ऐप्स डिफरेंट होती हैं, और वो डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट माइंडसेट से बनाई जाती है। अगर हम एक इन्वेस्टिंग ऐप के अंदर लोगों को उसी ऐप में अगर हम फ्यूचर्स की तरफ ले जा रहे हैं या ऑप्शंस की तरफ ले जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं वो एक ऑप्शन देना ही डाइल्यूट कर रहा है उस पोजीशनिंग को। क्या ऐसा नहीं हो करेक्ट। सकता था कि मुद्रेक्स सेपरेट ऐप्स बना सकती थी फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए, एक सेपरेट ऐप हो सकता था। प्रोबब्ली वो डिफरेंट तरीके से वहाँ एक डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट गेम प्ले की जा सकती थी, और मुद्रेक्स को करेक्ट। मुद्रेक्स ही रखा जाता और रोबस्ट और सिक्योर रखा जाता। ये मेरा थॉट है। व्हाट इज, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद दिस और नॉट, क्या इस पे कभी डेलिब्रेशन हुई कि तो नहीं? लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन, थोड़ा हुँ, डिफरेंस है काशिफ। एंड मैं इंडिया के लार्जेस्ट ब्रोकर का एग्जांपल लेना चाहूंगा इसके लिए, विच इज हुँ, ग्रो। ग्रो स्टार्टेड ऑफ एज अ म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, सिंपल हुँ, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करवाता था। दे मूव फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टू फर्स्ट स्टॉक्स, एंड नाउ दे आर एक्चुअली इंडियाज लार्जेस्ट एफएनओ प्रोडक्ट। सिंपली क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि यार जब आप एक इन्वेस्टर को अक्वायर करते हो तो इन्वेस्टर की सोच जैसे मार्केट चेंज होता है बढ़ती है, उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट बढ़ती है। तो इस वजह से क्या होता है कि यार आप, कई बार लोग सोचते हैं कि यार मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसे डालता हूं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक आदमी का एक शेयर ऑफ वॉलेट होता है। इसका क्या मतलब है कि मैं कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डालूंगा, कुछ पैसा मैं स्टॉक्स में डालूंगा, कुछ पैसे मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? लोग इसी तरीके से सोचते हैं, एंड हुँ, दैट्स ऑलवेज बीन आवर फिलॉसफी कि यार हम लोगों को ये प्रोडक्ट स्वीट देना चाहते हैं ताकि आपको अगर कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आपको अगर रहना है तो आप मुद्रेक्स पे ही रहो। अब बिकॉज यूजर सेम होता है इसलिए अलग ऐप बनाना गलत है, क्योंकि एक्चुअली यूजर की डिमांड है कि मुझे सब कुछ एक जगह पे चाहिए। फॉर दैट मैटर, अगर आई एम 100% श्योर कि इफ सेबी अलाउड द ग्रोज एंड जीरोदास ऑफ द वर्ल्ड टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग, जीरोदा पे क्रिप्टो ट्रेडिंग आ जाता आज तक, या ग्रो पे हुँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग आ जाता आज तक, क्योंकि लोग सोचते ही वैसे हैं अपने पोर्टफोलियो और अपने वेल्थ के बारे में कि वहां पे सेपरेट एप्स नहीं बनती है, एक ऐप बनती है जिससे सब कुछ आता है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव आल्सो इवॉल्व्ड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार हमारी सोच थी, क्योंकि यार देखो आप इस तरह से सोचो कि यार मैं रोकने वाला कोई नहीं होता हूं यूजर को जो हुँ, करना है वो करेगा, या तो हमारे यहाँ करेगा या कहीं और जाके करेगा। एंड हुँ, हर यूजर की डिमांड्स के बेसिस पे हमने ये चीजें चालू करी है। हमने यूजर्स लाए थे कॉइनसेट्स के लिए, कॉइनसेट्स बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और यूजर्स को ओह! बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो हुँ, एक बहुत सिंपलिस्टिक, इजी टू हाँ, अंडरस्टैंड, ग्रेट फॉर पीपल टू स्टार्ट प्रोडक्ट है। बट देन हुँ, एक बार यूजर आता है तो उनको फिर और ऑप्शंस चाहिए, वो ऑप्शंस केटर करने के लिए हम कॉइन्स देते हैं। फिर यूजर्स को और तरीके के ऑप्शंस चाहिए, क्योंकि उनको उनको फॉलिंग मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करना है, इसलिए उनको शॉर्टिंग चाहिए, उनको रिस्क और लेनी है, इसलिए उनको लेवरेज चाहिए, इसलिए फ्यूचर्स एक नेचुरल प्रोडक्ट बन जाता है, ऑप्शंस एक नेचुरल प्रोडक्ट बन जाता है। एंड दैट्स व्हाई वो सूट एक्सपैंड करना आई थिंक इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग इन वन प्लेस। एंड दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस। हमने बस हमारे यूजर्स की सुनी है और कुछ नहीं किया है। राइट, मैं एक छोटा सा टूर दे देता हूँ लोगों को आपके जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं उनका, सो दैट एवरीबॉडी नोज। आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे देना साथ में। तो बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले मुद्रेक्स का ऐप की वेबसाइट आती है।
ठीक है? तो उसमें सबसे पहले कॉइन्स, यानी कि अगर आपको खरीदना या बेचना है कोई पर्टिकुलर टोकन, तो यहाँ पे आप खरीद बेच सकते हो। यू कैन बाय एंड सेल। बेसिकली अगर आपको फिएट ऑन रैम्प करना है, तो मुद्रेक्स का एक फीचर ये है कि वो डायरेक्टली, अगर आप बेसिकली इफ यू आर बाइंग आईएनआर, आप आईएनआर ऑनबोर्ड कर रहे हो, सपोज आपने ₹500 का आईएनआर खरीदा, तो आपको ऑलरेडी यूएसडीटी या यूएसडीसी में कन्वर्ट कर देगा, एंड यू कैन लाइक ग्लोबल लिक्विडिटी के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। जिसके कारण इनको मार्केट मेकिंग नहीं करनी पड़ती है, और सेकेंडली कुछ रेगुलेशन से भी इनको डिफरेंटली देखना पड़ता है। उसकी डिटेल में हम जाएंगे, पर द फर्स्ट इज इट्स अ एक्सचेंज, जहाँ पे आप आईएनआर सबसे पहले फिएट ऑन बोर्ड करो, ऑन रैम्प करो, और उसके बाद आपको जो पर्टिकुलर टोकन अगर खरीदना है, आपको खुद अकल है, आपको पता है कौन सा टोकन आपके हिसाब से सही है, तो वो आप खरीद सकते हो। ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट है, जो कि वेरी पॉपुलर है और बहुत लोग इसके बारे में वेरी मेनी लॉट ऑफ पीपल आर अ फैन ऑफ इट। एक तरह से आप इसको मान लो म्यूचुअल फंड ऑफ क्रिप्टो। वो है इनका कॉइन सेट्स। इसके अंदर क्या होता है, दैट देयर आर सर्टेन सेट्स क्रिएटेड। यहाँ पे कुछ अगर सेट, ये देखो, एक्सप्लोर और कॉइन सेट। हाँ, यहाँ पे हम सेट देखते हैं, तो इसके अंदर मैं कोई पर्टिकुलर सेट चूज कर सकता हूँ। सपोज 1 ईयर के टाइम फ्रेम में मेरे को चाहिए कि मेरे को टॉप 5 ब्लू चिप्स में लगाना है, और हर महीने एक एसआईपी डालनी है। तो आई कैन जस्ट कीप ऑन पुटिंग लेट्स से 5,000 रुपी, 10,000 रुपी, और इनने 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का रिटर्न जो है वो भी इसके ऊपर बता रखा है। अगर मेरे को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकर पे लगाने या फिर सोलाना रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे लगाने, तो इट्स ऑन मी। आई कैन जस्ट सिलेक्ट कि मेरे को लेयर 2 के टोकन्स के अंदर लगाने और उसकी एक एसआईपी चालू करनी, या फिर आई कैन जस्ट गो अहेड एंड सिलेक्ट, एंड आई विल बी एबल टू मेक दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि हर लेयर 2 जो लॉन्च होता है, वो सब लेयर 2 की उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे घटती है ना। पहले पॉलीगॉन वाज वन ऑफ द ओनली लेयर 2, फिर आर्बिट्रम आया, फिर ऑप्टिमिज्म आया, अब स्टार्कवेयर आया। स्टार्कवेयर अभी एक नया टोकन है। तो यहाँ पे आप देखो, सिर्फ अगर आप 100 रुपए डालोगे, तो सिर्फ 8.83 रुपीज स्टार्कनेट के टोकन में जाएंगे, 30 रुपए पॉलीगॉन में जाएंगे, 22 रुपए आर्बिट्रम पे जाएंगे, और 17 रुपए ऑप्टिमिज्म पे जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन्होंने परसेंटेज भी डिवाइड कर रखा है कि कहाँ से अच्छे आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं बाय क्रेडिटेड फंड मैनेजर्स, जो कि म्यूचुअल फंड्स में भी होते हैं, वैसे इनके पास क्रिप्टो के फंड मैनेजर्स होंगे। तो दैट्स हाउ दे आर मेंटेनिंग दिस पर्टिकुलर अरे प्रोडक्ट। मीम और बास्केट भी है क्या? हाँ, मीम बास्केट भी है? हाँ, एक मीम मीम बास्केट बास्केट भी भी है। है। मीम बास्केट भी है इसके अंदर। अगर आपको मीम्स में इन्वेस्ट करना है, उसका रिटर्न अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई चल रहा है। You can't help it. पर यू कैन नॉट हेल्प इट, राइट? अगेन लाइक सी, आप ये भी सोचो यार, बहुत टाइम तक हमने एक बास्केट ऑफ मीम्स नहीं निकाला था, बहुत टाइम तक। लाइक इट हाँ, वाज, हाँ, हाँ। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट coincides that we've launched, but it's user demand, right? Users को चाहिए, and our job is to cater to that. अगर आप बास्केट ऑफ मीम्स में जाओगे तो आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो वहां लिखते हैं ये रिस्की है, कोई फंडामेंटल्स नहीं है। दिस इज जस्ट अ बंच ऑफ टोकन्स विच आर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी बिहेवियर एंड कम्युनिटी थिंकिंग। अगर आपको लगता है तो आप पार्टिसिपेट करो, नहीं तो मत करो, लोग करते हैं। We are no one to stop, and that's how we think of it, right? Here, see, our job as a platform is not to say that this is right, this is wrong. Our Hmm. job is to give information Inform. and help users make confident Hmm. decisions. वो ही हमारी सोच उसमें अलग है कि यार अगर आप कॉन्फिडेंस से डिसीजन लोगे तो नुकसान होगा, तो दुख नहीं होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट यू वांट टू मिनिमाइज, राइट? यू वांट टू मिनिमाइज रिग्रेट मिनिमाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप इन्फॉर्म डिसीजंस लो, ताकि आप कॉन्फिडेंस से जी सको। अगर अच्छा हुआ तो भी आप खुश हो, अगर बुरा हुआ तो आप दुखी नहीं। दैट्स हाउ वी थिंक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो काशिफ भाई और मेरे पास भी आए थे, कस्टमर ओरिएंटेड हाँ, रिलेटेड, कुछ राइट? कस्टमर्स ने क्वेश्चन्स पूछे हैं कि जब भी कोई को-फाउंडर ऑफ उनके आए तो पूछना। जैसे सबसे पहला हाँ, क्वेश्चन है अडुल के, व्हाई इज़ यूएसडीटी प्राइस हायर? 93 व्हाट इज पे, इट? 93 पे अगर मैं कॉइन कुछ डीसीएक्स पे सख्त भी सवाल खरीदूं है, तो ये मेरे को सख्त सवाल। 87 पे मिल जाएगा। मैं मुद्रेक्स पे 6 रुपए ज्यादा क्यों दूं हर एक हाँ, डॉलर के? करेक्ट। बताओ। तो यार एक्चुअली द यूएसडीटी प्राइस इज हायर ऑन मुद्रेक्स बोथ ऑन बाय एंड सेल। तो आप बाय करने जाओगे तो भी 93 मिलेगा, सेल करने जाओगे तो भी कुछ 91 जितना मिलेगा, जो दोनों बेनिफिशियल होता है, पहला। दूसरा, द वे मुद्रेक्स वर्क्स इज डिफरेंट। हम
जब आप बाय करते हो तो आप मुद्रेक्स से बाय करते हो, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमें लिक्विडिटी रखनी पड़ती है एंड हमें ज्यादा लॉन्गर पीरियड्स में मैनेज करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई हमें मैनेज करना है वो। तीसरा, अगर आप वजीरेक्स या कॉइनडीज से, वजीरेक्स तो खैर नहीं हो पाएगा, बट अगर आप कॉइनडीज पे जाओगे, बाइनेंस P2P पे जाओगे, तो वहां पे जो आपको लिक्विडिटी मिलती है वो सिर्फ वो प्राइस होता है टॉप लेवल लिक्विडिटी का, और अगर वहां जाओगे ना तो आप मतलब आप 100 USDT भी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि टॉप लेवल लिक्विडिटी होती ही नहीं है। जैसे आप 1000 खरीदो, 2000 खरीदो, 10,000 खरीदो तो ऑर्डर बुक गायब हो जाती है, और जो आपको रियल प्राइस मिलता है वो बहुत हायर मिलता है। एंड बट वो डिफरेंस मुद्रेक्स में है। आप 10 लाख रुपए भी खरीदना चाहो आपको यही प्राइस मिलेगा। प्राइस गारंटी मेरे हिसाब से इज मोर इंपॉर्टेंट, price certainty is more important than just the price, and that's one. Having said that, कभी actually 6 रुपए का फर्क होता नहीं है प्रणव, वो effectively actual difference ends up being just 1 or 2 rupees higher, and अगर आप buy और sell दोनों ही करोगे तो TDS और हमारी एक 50 पर मतलब 0.5% फीस के अलावा आपको और कुछ लगता नहीं है। तो अगर buy higher है तो sell भी higher होता है, and that also helps out people, to be honest. राइट। एक और क्वेश्चन ये था कि आप INR के मार्केट्स क्यों नहीं बना रहे हो? व्हाई इज इट ऑलवेज USDT या USDC? करेक्ट, तो यार रेगुलेशंस रीजन है, या फिर रेगुलेशंस के साथ मार्केट मेकर भी आपको खुद का बनाना पड़ेगा उसके रीजन है? यार एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट सिंप्लिसिटी रीजन है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि ये पेयर क्या है, मैं किसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसे ट्रेडर्स सोचते हैं, इन्वेस्टर नहीं सोचता। उसको क्या चाहिए, उसको 50 रुपए 500 रुपए का बिटकॉइन खरीदना है, तो 500 रुपए का बिटकॉइन खरीदने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट पाथवे है वो हमने चूज किया, दैट इज वन। सेकंड इज एक्चुअली मुद्रेक्स इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इनफैक्ट वी आर दी ओनली इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज दैट आल्सो ऑफर्स in multiple jurisdictions outside India. CoinDesk is now launched a separate arm in MENA, और उसके अलावा हम एक्चुअली ग्लोबल यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। हम यूरोप में हैं, हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया में हैं, सब जगह सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बिल्ट है कि ऑन रैम्प ऑफ रैम्प अलग है, और एक बार तुमने ऑन रैम्प कर लिया ना तो उसके बाद क्रिप्टो की दुनिया तो सबके लिए सेम है। एंड वहां पे अगर हम अलग अलग फिएट पेयर्स के अगेंस्ट अगर लिक्विडिटी देने लग जाएंगे तो वही प्रॉब्लम होगी कि यूजर्स को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। अगेन अगर आप CoinDesk पे जाओ या किसी और ऐसे एक्सचेंज पे जाओ और आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ परचेज करना चाहो, हो ही नहीं पाता है, क्योंकि स्लिपेज हो जाता है और फिर आपको प्राइस नहीं मिलता जो चाहिए होता है। बट बिकॉज हमें सिर्फ USDT लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, हम एक्चुअली दुनिया के सारे लार्ज एक्सचेंजेस से वो लिक्विडिटी सोर्स करके आपको बेस्ट प्राइस गारंटी दे सकते हैं। तो इसलिए एक्चुअली USDT रेट में अगर आप देखो तो मुद्रेक्स के प्राइसेस बेस्ट होते हैं, या फिर एट पार विद द बाइनेंसेस एंड द बाइबिट्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, ना कि उनके वर्स, उनसे वर्स। एंड दैट हेल्प्स, दैट ऑल ऑफ दिस स्मॉल थिंग्स एक्चुअली एड अप इन द लॉन्गर रन। एंड अगेन हम इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं तो हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो ये सारी चीजें आर बेटर चॉइसेस रादर देन शॉर्ट टर्म चॉइसेस। एक और मैं क्वेश्चन पूछना ये चाहता हूँ कि बेसिकली आपके उसमें डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ टोकन अलाउड है? तो अगर मैं मैटिक कहीं बाहर के एक्सचेंज से ला भी सकता हूँ और निकाल भी सकता हूँ बाहर के एक्सचेंज से, तो ये क्या FIU ने अलग रेगुलेशन बनाया मुद्रेक्स के लिए और दूसरे एक्सचेंजेस के लिए, या फिर आपने कैसे इनेबल करा है? यार FIU ने कभी मना नहीं किया है, सारे एक्सचेंजेस की चॉइस है, एंड एवरी एक्सचेंज इज हैज सम लेवल ऑफ कंफर्ट विथ व्हाट दे अलाउ एंड व्हाट दे डोंट। तो अगर आप एक्चुअली देखो द बिगेस्ट रीजन व्हाई एक्सचेंजेस डोंट अलाउ इसके यार उनको डर रहता है कि यार फ्रॉडुलेंट पैसा आ गया और फ्रॉडुलेंट पैसा चले गया तो हमारा नाम खराब होगा, एंड वो सही भी है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, दैट सेम कंसर्न हमारा भी है। बट हमने क्या कर रखा है, उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक बहुत ही नया इंडस्ट्री लीडिंग सोल्यूशन बनाया जिसका नाम है वीडियो केवाईसी। तो अगर आपको क्रिप्टो विड्रॉल करना है, क्योंकि ये सारा जो भी एक्चुअल फ्रॉड होना होता है वो क्रिप्टो वाली साइड पे ज्यादा होता है, अगर आपको क्रिप्टो विड्रॉल करना है तो आपको एक रियल टाइम वेरिफिकेशन करना होता है आपके चेहरे का, आपके पैन कार्ड के साथ, जिसमें आपका लोकेशन कैप्चर होता है, एटसेट्रा डेटा कैप्चर होता है, ताकि अगर आपने फ्रॉड किया तो हम बहुत आसानी से पुलिस वालों को बता सके भाई जाना कहाँ है और किसको पकड़ना है। एंड दैट्स एक्चुअली अ गेम चेंजिंग टेक इनोवेशन दैट वी हैव डन टू इंप्रूव आवर कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से हम ये ऑफर कर सकते हैं एंड मोस्ट एक्सचेंजेस नहीं ऑफर करते। एंड दैट्स आई थिंक द डिफरेंस। इन रियलिटी ऐसा नहीं है कि वो ब्लैंकेट अलाउ नहीं करते, WazirX, CoinDesk both used to allow crypto withdrawals and crypto deposits, but they had a system where कि अगर आपने एक भी बार fiat withdraw कर लिया तो आप crypto नहीं कर सकते, या एक भी बार crypto deposit कर लिया तो fiat नहीं कर सकते, वैसा कुछ complicated सा system था। We always felt कि यार मतलब अगर मैं crypto token, मतलब ये एक बहुत ही अगेन प्रिंसिपल वाली बात है
कि यार एक क्रिप्टो एक्सचेंज हो आप, अगर आप क्रिप्टो डिपॉजिट और क्रिप्टो विड्रॉ अलाउ नहीं कर रहे हो तो यार फंडामेंटली कुछ तो गलत कर रहे हो. It's effectively breaking a core promise with the user, and that's why we have always maintained this stance that we will always keep it on. And if we have to invest in compliance, we will invest in compliance, and we will make sure that it happens. But otherwise, we will always keep it तो on. किसी के पास अगर 1 बीटीसी पड़ा है मुद्रेक्स पे तो पूरा का पूरा 1 बीटीसी वीडियो केवाईसी के बाद वो विथड्रॉ कर सकता है, आप ये कह रहे हो? नहीं, एक्चुअली ये ट्रू नहीं है काशिफ. हम हमारा एक लिमिट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बाय डिफॉल्ट सबके लिए एक बेस लिमिट होती है जो होती है 10 लाख रुपए वर्थ ऑफ क्रिप्टो, $12,500. ठीक है, दैट केटर्स टू 99% ऑफ यूजर्स. ठीक है, मेजोरिटी यूजर उससे ज्यादा नहीं करते. ठीक है. ठीक है। उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको इनकम वेरीफाई करनी होती है मुद्रेक्स पे, जो एक ओह! बहुत सिंपल सा मेथड होता है. आपको बस अपना बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर फॉर्म्स शेयर करने होते हैं. हमारी टीम उसको चेक करती है, उसको चेक करके 2 दिन में आपकी लिमिट चेंज कर देती है. और अगर आपकी लिमिट चेंज हो गई तो आपकी लिमिट फिर वहां से कहीं पे भी जा सकती है. मतलब हमारे अलग अलग लिमिट लेवल्स है, बट बेस्ड ऑन आपका आईटीआर और आपका इनकम कितना है और आपको कितनी लिमिट चाहिए, हुँ। हम उस हिसाब से चेंज करके कर देते हैं. बट तो अगेन बेसिक इट्स अ लिमिट क्या है? कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. दिस इज अ व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट दैट्स एनफोर्स्ड बाय द एफआईयू. एंड ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, हर बैंक ये करता है. हर हुँ, बैंक में ये होता है कि जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हो तो हर अकाउंट की एक बेसिक लिमिट होती है, और अगर आपको लिमिट बढ़ानी है तो आपको प्रूफ देना होता है. कुछ नया नहीं कर रहे हम, वही कर रहे हैं जो सब लोग करते हैं. अच्छा ये विथड्रॉल पे इतनी फीस क्यों है? ये लोगों का कहना है कि 2% तक फीस है विथड्रॉल पे। यार विड्रॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मैनेज करना, मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है. दैट्स वन रीजन. द सेकंड रीजन इज कि यार अगर आप फी स्ट्रक्चर सही रखो तो सही तरीके के लोग इंसेंटिवाइज होते हैं. क्योंकि क्या हो रहा था कि यार बहुत सारे लोग, क्योंकि हम अकेले हैं जो डिपॉजिट और विड्रॉ अलाउ करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, मुद्रिक से यूज करते थे ऑन रैम्प की तरह, और फिर ऑफ रैम्प करके बाहर ले जाके P2P एटसेट्रा एटसेट्रा अलग अलग जगहों पे बेचना चालू कर रहे थे. वी डिड नॉट वांट टू एनकरेज. एंड एज अ रिजल्ट वी पुट अ विड्रॉल फी सिस्टम, ताकि सी अगर आपको ये करना है तो आप करो, बट देयर इज अ कॉस्ट टू डूइंग इट, एंड दैट डिटर्स फ्रॉडुलेंट पीपल. अगेन ऑल ऑफ दीज आर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स अलाइन करने का तरीका, कि यार आईएनआर विथड्रॉल पे आप भी है फीस। आईएनआर आईएनआर पे भी विड्रॉल है। पे फीस है बट बहुत कम है, वहां पे 0.5% है, विच इज इन लाइन विद व्हाट एवरीवन डज. एंड बाकी 1% तो टीडीएस है. एंड हम डिपॉजिट पे कोई फी चार्ज नहीं करते ना, तो मतलब देखो, धंधा तो चलाना है ना. एट द एंड ऑफ द डे वी नीड हुँ, टू बिल्ड अ बिजनेस आउट ऑफ इट. आप एक तरफ हुँ। बोलोगे कि सिक्योर रखना है, बट सिक्योर रखने के लिए पैसा लगता है, पैसा रखने के लिए पैसा चाहिए. एंड दैट्स द लूप दैट वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ, राइट? एडल राइट. कॉइन बास्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 1% टीडीएस नहीं काटते आप, वो क्यों? कॉइन सेट्स में. हाँ, कॉइन 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 सेट्स. सेट्स. सेट्स पे कॉइन सेट्स हाँ. पे। यार as per our current understanding, we do not need to charge that. There are two reasons. One is कि यार those products are offered by our EU entity, and हुँ, that EU entity has a separate set of laws that it needs to follow. The second is कि जो आपके transactions हो रहे हैं वो सारे USDT में हो रहे हैं and INR में नहीं हो रहे, इसलिए आपके internal system पे नहीं लगता है, सिर्फ exit पे लगता है. And as per that interpretation also, we don't need to charge that. We have had this verified a bunch of times by a bunch of legal and compliance consultants, and that's what we've got back. बट कई बार यूजर्स का इंटरप्रिटेशन होता है कि नहीं ये गलत है. वहां पे मेरा आंसर ये है कि यार सी एट द एंड ऑफ द डे द लायबिलिटी इज ऑन अस, एंड इवन इफ देयर इज समथिंग गोज रॉन्ग इट विल हैपन विद अस, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक दैट रिस्क. वी आर फेयरली श्योर दैट दैट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट एज पर द करंट अंडरस्टैंडिंग. एक और सवाल ये है कि आप एक वन ऑफ द एक्सचेंजेस हो जो कि बेसिकली हर एक कॉमन यूजर को एक इंटरफेस दे रहा है कोई भी टोकन खरीदने की, है ना? तो आप लोगों की मतलब इट्स डेफिनेटली अ थिंग टू से कि हम कौन होते हैं रोकने वाले, पर एक तरह से आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सिर्फ उन्हीं कॉइन्स को लिस्ट करो, उन्हीं टोकन्स को लिस्ट करो जिसपे लाइक यू नो जिस विच फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, और जो करेक्ट. लाइक यू नो एकदम पॉन्जीनॉमिक्स और रग पुल नहीं क्रिएट कर रहे हैं. दैट्स ट्रू कि ब्रदर. आपने लाइक यू नो कि ERC-20 टोकन का मैंने कल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसको लिस्ट किया, और परसों सारी की सारी लिक्विडिटी खींच ली उन हिसाब से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रग पुल मोस्ट प्रोबेबली ना हो, और उसी को मेंटेन करने के लिए अदर लाइक यू नो बिग कंट्रीज जिनके अंदर इसके ऊपर रेगुलेशन है, उन्होंने ऑलरेडी कोरिया और जापान के अंदर एक ऐसा रेगुलेशन बनाया है कि अगर आपको कोई टोकन लिस्ट करना है तो उसको ये पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप यूजर्स को एक्सेस दे सकते हो. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग एंड व्हाट दे आर नॉट इज इंपॉर्टेंट, वरना क्रिप्टो और गैम्बलिंग में फर्क नहीं रह जाएगा, इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग में भी फर्क नहीं रह जाएगा इन क्रिप्टो सेंसेस.
तो गिवन दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड, मुद्रेक्स ने 500 टोकन्स ऑलरेडी, 500 टोकन क्रिप्टो के ऑलरेडी अपने कॉइन्स के ऊपर लिस्ट कर दिए। तो आप लोगों का क्या मेथोडोलॉजी है लिस्टिंग करने का? एंड आर यू मतलब आर यू मेकिंग श्योर, या फिर आप अपने हिसाब से स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो टू मेक श्योर कि होपफुली, अब आप बता तो सकती नहीं हो कि कौन रग पुल है कौन नहीं है, पर you try to make sure that there is, like, no rug pull, and you're very conservative on listing anything. Correct. So I've just shared a link on the chat that you can share with and add in the comments in the video also. Actually हमारा एक बहुत ही thorough process है before we list any token. It's a 16 point check जहां हम 16 अलग अलग चीजें चेक करते हैं for every single token. And ऐसा भी नहीं है कि ये one time होता है. There is a every 3-month review of all of these things that we do before we list any tokens. And that's why we actually have 380. There are maybe, आप ऐसा मान के चलो 700-800 मोर टोकन्स जो फॉल करते हैं इस लिस्ट में, बट वो हमने कॉन्शियसली आज ऐड नहीं किए, एंड वी आर स्लोली एंड स्टडीली फिगरिंग आउट हाउ डू वी ऐड देम टू द सिस्टम, क्योंकि टोकन यूनिवर्स एक्चुअली बहुत बड़ा है। एंड उसमें से जो एलिजिबल टोकन्स है जो हमारी लिस्टिंग गाइडलाइन के थ्रू एप्लीकेबल या ट्रू होते हैं, वो अराउंड, आप ऐसा मान के चलो 900 से 1000 के आसपास हैं। हमने उसमें से सिर्फ 400 आज लिस्ट कर रखे हैं, बाकी पे हम काम कर रहे हैं। And by the way, this is not a token guideline that's just built by us randomly. भारत वेब3 एसोसिएशन ने इंडिया के सारे एक्सचेंजेस के साथ मिलकर एक बहुत डिटेल्ड टोकन लिस्टिंग गाइडलाइन जनरेट करी थी। उस टोकन लिस्टिंग गाइडलाइन को एक बेंचमार्क लेके हमने उसके ऊपर एक्चुअली ऐड करी है चीजें, ताकि हमारा जो लिस्टिंग का सिस्टम हो थोड़ा और स्ट्रिंजेंट हो, एंड वो सब फॉलो करते हुए हम ये लिस्ट करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक वी डू थिंग्स विली निली। हम काफी एक्चुअली हर टोकन को लिस्ट करने के पहले बहुत सारी चीजें देखते हैं, एंड उसके बाद हम ऐड करते हैं। देयर इज अ लिटरली अ 16 पॉइंट चेकलिस्ट जिसके थ्रू पूरी टीम जाती है बिफोर दे लिस्ट एनीथिंग, एंड देन एवरी टोकन इज रिव्यूड एवरी 3 मंथ्स। ऑलराइट, राइट। आई थिंक मुझे ये मजा आया प्रणव, ये ना जो फास्ट वाला जो राउंड था ना, इसमें जो सारे टफ क्वेश्चन थे और ज्यादा सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। आई थिंक ये बड़ा अच्छा लगेगा। इसका एक अलग से ना एक स्निपेट निकाल के उस पर डाल देंगे ट्विटर पे। एनीवेज, थैंक यू। 1 घंटा 4 मिनट का वक्त हो गया है। एडुल, आई थिंक मैं बता रहा हूँ, आई थॉरली एंजॉयड। मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी चीजें पता लगी। पेन पॉइंट्स हैं एक एक्सचेंज को इंडिया में रन करने के, वो भी पता लगे। इट्स नॉट दैट इजी टू बी ऑनेस्ट। और ये जो ऑडियंस है उनको भी सुन के ये पता लग गया होगा। और इतना ओपनली कोई नहीं बोलता है। भाई एडुल ये कह रहा है कि आप मेरे पे सारा पैसा मत रखो, मुद्रेक्स पे मत रखो। आपकी एक वेल्थ है, आपको लगता है कि ये 5 लाख रुपए आपके लिए बहुत है, 5 लाख रुपए आप एक एक्सचेंज में मत रखो, 5 लाख रुपए को 2-3 एक्सचेंज पे डिवाइड करके रखो यार। सिंगल पॉइंट फेलियर पे मत जाओ। आई थिंक आई Yeah. लाइक दैट अप्रोच, बिकॉज़ Yeah. इतना ओपन, क्योंकि हमें इवेंचुअली हम ना अभी इंडस्ट्री के उस फेज में है जहाँ पे हमें एक फाउंडेशन ले डाउन कर रहे हैं अभी। अभी स्ट्रक्चर बना नहीं है। अभी कौन-कौन से माले पे रहेगा, पहले माले पे, दूसरे माले पे और 16वें और 20वें माले पे कौन रहेगा? नहीं, अभी तो पिलर बन रहे हैं, फाउंडेशन बन रही है। फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। उसमें अगर हम प्रॉफिटिंग और लीडरशिप और मार्केट शेयर की होड़ में अगर चीज़ों को गलत तरीके से करेंगे तो भाई वो बिल्डिंग ही नहीं बनेगी। एंड ये Correct. बिल्डिंग बनाने की ज़िम्मेदारी मुद्रेक्स, कॉइनडीसीएक्स, वज़ीरएक्स, इन लोगों के पास है, क्योंकि ये फाउंडेशन ले डाउन कर रहे हैं। उसके बाद इकोसिस्टम में लोग ग्रो करके कोई कहता है कि नहीं अब मुझे एक्सचेंज पे नहीं रखना है, मुझे बाहर जाना है। तो आई लाइक दैट अप्रोच कि मुद्रेक्स ये भी कह रहा है मुझे क्रिप्टो विड्रॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक प्रॉमिस है यूजर्स के साथ जिसको आप ब्रेक कर रहे हो। तो अगर ये ईथोस के साथ आप एक्सचेंज को बिल्ड कर रहे हो, सो एडुल, आई एम श्योर यू विल गो अ लॉन्ग वे। स्पेशली जो फीचर्स हैं कॉइन बास के, ये जो कॉइन के जो आपके सेट्स हैं, पर्सनली मैं मुद्रेक्स का यूजर हूं, तो मैं बता रहा हूं कि मैंने अपना पोर्टफोलियो खुद डिजाइन किया है, पब्लिक को नहीं दिया, खुद मैंने डिजाइन किया है। एंड आई एम टेलिंग यू, वो कॉइन बास जो कॉइन का जो सेट है वो उसने मेरे को अच्छा रिटर्न दिया है। सो आई एम एंजॉइंग दैट दैट पीरियड, और मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका मिला मुझे। राइट। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं यूजर्स को Thank you, यही my बोलूंगा friend. कि अगर आप मुद्रेक्स को करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप ऐप को डाउनलोड करके मुद्रेक्स को यूज कर सकते हैं। यू विल गेट सम बेनिफिट्स एज यूजुअल अगर आप उस लिंक के थ्रू जाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच प्रणव फॉर योर टाइम। अब वापस आ जाओ इंडिया को, तुम्हारी जरूरत है, बहुत दिन से बाहर हो गए। मतलब कितना बाहर रहोगे यार, कितना पार्टी करोगे? जल्दी आ जाओ वापस,
ठीक है। बिल्कुल, of course, I also enjoyed the show, Idul. I would still say कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें सारे एक्सचेंजेस को अपने हिसाब से, अपनी बड़ी-बड़ी लीगल टीम्स बना के, अपने कंसोर्टियम्स बना के और कंसल्ट करके चीजें करनी पड़ रही। I hope governments and global governance will step into this and eventually हमें एक ऐसे स्टैंडर्ड्स मिलेंगे जिससे लिजार्डियस ग्रुप्स या फिर FTX जैसी चीजें ना हो और सब लोग एक्सचेंजेस को ट्रस्ट कर पाएँ अगर वो करना चाहें तो, या फिर सेल्फ कस्टडी में इतने इक्विप्ड हो जाएँ कि वो उसके थ्रू अपना काम थोड़ा बहुत कर सकें। बट फॉर नाउ अगर आप लोग इससे एक चीज़ लेके जाना चाहोगे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से, तो वो ये लेके जाओ कि आप अपनी जो बेट्स हैं, उसको हेज करो एज़ अ यूज़र। अगर आपने एक एक्सचेंज को ट्रस्ट किया है, देन यू आर ट्रस्टिंग दैट जो कि क्रिप्टो के ईथोस के अपने आप ही खिलाफ है। तो यू नीड टू हेज योर बेट्स। 4-5 एक्सचेंजेस में अपने पैसे रखो एंड मेक श्योर दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्रिप्टो एज वेल। आप लोग जितने सिक्योरिटी और टफ क्वेश्चंस हैं सारे के सारे एक्सचेंजेस से पूछो, एक्सचेंज के फाउंडर्स से पूछो। मेक श्योर यू टैग देम ऑन ट्विटर। हमको भी टैग करो, हम भी कोशिश करेंगे एक्सचेंजेस के फाउंडर्स के पास जा जाके उनसे सारे के सारे टफ क्वेश्चंस पूछें, बिकॉज आई थिंक दिस इज द राइट टाइम एंड द हाई टाइम for every exchange in India to understand the sensitivity and importance of user funds and come out victorious with it. Absolutely, bro. ठीक है गाइस, Hey, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Adil, and do convey our hello to Rohit and all your co-founders. Thank you very much. absolutely, absolutely.